मेरी कस्टम बिल्ट झांगझू 820 चैंपियन एडिशन बाइक जिसकी कीमत 3 लाख युआन थी, मेरे पड़ोसी ने एक सेलर को सिर्फ 3,000 युआन में बेच दी। उसने तो इस बात का ढिंढोरा पीटा कि उसने कबाड़ फेंकने में मेरी मदद की और 1,500 युआन सर्विस फीस मांगी। मैं रोया नहीं या कोई तमाशा नहीं किया, मैं बस खरीद का इनवॉइस और मॉडिफिकेशन लिस्ट पुलिस स्टेशन ले गया। मैं पुलिस अफसर का एक्सप्रेशन देखने के लिए उत्सुक हूँ जब वो मुझे बताएगा कि इसकी कम से कम 10 साल की वारंटी है। मेरा नाम जो हेंग है, मैं एक बाइकों का शौकीन हूँ। जब झांगझू की बाइक ने वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप जीती तो मैंने तुरंत 3 लाख युआन खर्च करके उस चैंपियन एडिशन की बाइक की कार्बन कॉपी बनवा ली। मेरे लिए ये सिर्फ एक बाइक से कहीं ज्यादा है, यह चीनी मोटरसाइकिल बनाने की शान है। मैं हर पार्ट को सहेज के रखता हूँ। मॉडिफिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। इटालियन ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स की एक जोड़ी की कीमत 10,000 युआन से अधिक है। टॉप ऑफ द लाइन स्वीडिश ऑल इन सस्पेंशन सिस्टम की कीमत 20,000 युआन है और एक पूरा टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम की कीमत 20,000 युआन है। कुल मिलाकर कस्टमाइजेशन की कॉस्ट 1,50,000 थी। इस बाइक ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में विदेशी ब्रांडों के दबदबे को तोड़ दिया, जिससे चीनी निर्मित मोटरसाइकिलों को पहली बार सबसे ऊंचे पोडियम पर खड़ा होने का मौका मिला। मैंने इसे नीचे एक कोने में पार्क किया जहां यह रास्ते में न आए। हर दिन काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं ऊपर जाने से पहले इसे ध्यान से पहुंचता था। तीसरे दिन जब कार नीचे पार्क की गई, मुझे अपने पड़ोसी वांग जियान का फोन आया। वह बताएगा कि किसने समय पर अपना कचरा नहीं उठाया है या किसकी कार गलत तरीके से पार्क की गई है। ज्यादातर लोग उसकी उम्र को देखते हुए उससे बहस करने की हिम्मत नहीं उठाते। लाइन के दूसरी तरफ वांग जियान की आवाज घमंडी थी। हेलो, क्या ये ज्याओ जो है? अंकल वांग, हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ? नीचे वो बाइक, क्या वो आपकी है? हाँ वो मेरी है। क्या हुआ? वो रास्ते में है। मैं बोला वो हमेशा वहीं पार्क रहती है, पब्लिक जगह घेरती है और दूसरों को चलने में दिक्कत होती है। मैंने उसे ग्रीन बेल्ट के पास एक खाली जगह में पार्क किया है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अंकल वांग, वो जगह रास्ते में नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो रास्ते में नहीं है? मैंने कहा कि वो रास्ते में है तो है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही उसका ध्यान रख दिया है। उसका ध्यान रख दिया? कैसे? बेच दिया। मुझे एक दोस्त मिला जो रिसाइकल होने वाली चीजें इकट्ठा करता है ताकि मैं तुम्हें बेच सकूं। एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। बेच दिया? मैंने सोचा उसे मेरी कार क्यों बेचनी चाहिए। तुम्हें कितने मिले? 3,000 युआन। 3,000 युआन बुरा नहीं है ना? एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल, 2 पहिए और कबाड़ का ढेर। 3,000 युआन में तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मेरा गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। फिर मैं जल्दी से शांत हुआ और संभला। इस तरह के इंसान पर चिल्लाना या बहस करना सबसे घटिया सोच है। उसे समझ नहीं आता कि लिमिटेड एडिशन क्या होता है, ब्रेम्बो क्या होता है या OLI क्या होता है। उसकी दुनिया में उसने तुम्हारा कबाड़ हटाने में मदद की और अच्छी कीमत दिलाई, इसीलिए वह तुम्हारा भला करने वाला है। जाओ जो, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या तुम खुशी से पागल हो? मैंने जवाब दिया। याद रखना, मुझे उन 3,000 युआन में से आधा हिस्सा देना है। अगर मेरे कनेक्शन न होते तो तुम्हारा कबाड़ 1,000 युआन में भी नहीं मिलता। ठीक है, मेरा इंतजार करो। कॉल खत्म करने के बाद मुझे परचेज कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट इनवॉइस और हर मॉडिफिकेशन पार्ट के परचेज रिकॉर्ड, इंपोर्ट कस्टम्स डिक्लेरेशन, 1,50,000 युआन का परचेज इनवॉइस और 1,50,000 युआन की मॉडिफिकेशन लिस्ट मिली। हर चीज साफ साफ लिखी हुई थी, ब्रांड, मॉडल, कीमत और खरीदने की तारीख। मैंने सबूत के 47 पेज प्रिंट किए। वांग जियानजुन, यही रास्ता तुमने चुना है क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसकी कीमत सिर्फ 3,000 है तो कोर्ट जाओ। अगले दिन मैं एक मोटी फाइल लेकर पुलिस स्टेशन गया। एक जवान ऑफिसर ली ने मेरा स्वागत किया। कॉमरेड, क्या बात है? ऑफिसर, मैं यहाँ एक चोरी की रिपोर्ट करने आया हूँ, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। ऑफिसर ली ने सिर हिलाया और अपनी नोटबुक निकाली। नाम, ID नंबर, कब और कहाँ चोरी हुई? कल दोपहर मेरे घर के ठीक नीचे। ये किस ब्रांड की है? ये आपके पास कब से है? क्या आपके पास इसका इनवॉइस है? ऑफिसर ली ने नोट्स लेते हुए पूछा। यह साफ तौर पर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था। पुलिस स्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक या मोटरसाइकिल की चोरी आम बात थी। झांगझू मोटरसाइकिल 820 RRRS वर्ल्ड मोटरसाइकिल चैंपियनशिप 1:1 रेप्लिका। ओह, झांगझू ब्रांड की मोटरसाइकिल। ऑफिसर ली के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उन्हें इस ब्रांड के बारे में साफ तौर पर कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने धीरे से बड़ी फाइल उनके सामने टेबल पर रख दी। मैं इनवॉइस और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। ऑफिसर ली की नजर फाइल पर टिकी रही। वे साफ तौर पर हैरान थे। उन्होंने सबसे ऊपर वाली फाइल उठाई, परचेज इनवॉइस। जब उन्होंने इनवॉइस पर 1,50,000 लिखा देखा तो उनका हाथ साफ तौर पर रुक गया। कॉमरेड, क्या आपको पक्का है कि यह इनवॉइस असली है? बेशक यह चैंपियन एडिशन की कॉपी है। इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू बड़े पैमाने पर बनने वाले वर्जन से कहीं ज्यादा है। मालिक की सारी जानकारी मेरी है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफिसर ली का चेहरा सीरियस हो गया। उसने फाइल उठाई और एक एक पेज पलटा। रैम्बो ब्रेक कैलिपर्स 12,000, स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट 23,000, ऑलवेज रियर शॉक एब्जॉर्बर 21,000। वह धीरे धीरे पन्ने पलटता गया। उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। जब वह आखिरी पेज पर पहुंचा और उसने कुल 3,00,000 की रकम देखी तो वह चौंक गया। उसके बगल में बैठा दूसरा थोड़ा बड़ा ऑफिसर भी आया। टेबल पर रखी फाइल को देखकर उतना ही हैरान था। यह सिर्फ चोरी की मोटरसाइकिल नहीं थी, यह एक बड़ी चोरी का मामला था। इसमें शामिल बड़ी रकम ने पूरी घटना का नेचर ही बदल दिया। कॉमरेड, प्लीज थोड़ी देर यहीं रुको, मुझे हमारे चीफ जांग को रिपोर्ट करना है। उसने फाइल उठाई और जल्दी से अंदर ऑफिस की तरफ भागा। मुझे पता था कि चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसी मैंने सोची थी। कुछ हजार युआन की मोटरसाइकिल की चोरी और 3,00,000 की मोटरसाइकिल की चोरी केस हैंडलिंग के मामले में बहुत अलग अलग प्रायोरिटी थी। पहले वाले में शायद सिर्फ रजिस्टर हो जाए और आप घर जाकर न्यूज का इंतजार करें। दूसरे वाले में
एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत होगी। कुछ मिनट बाद चीफ झांग ऑफिसर ली के साथ बाहर आए। ऑफिसर ली ने मुझे पहले ही सिचुएशन के बारे में बता दिया है। हम सबूत के तौर पर इन सभी मटेरियल की कॉपी बना लेंगे। आपके केस में बहुत सारा पैसा शामिल है और यह सीरियस नेचर का है। हम इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। हम तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेगी और आपको जल्द से जल्द आपकी बाइक वापस दिलाने में मदद करेगी। थैंक यू चीफ झांग। लेकिन मुझे मोटे तौर पर पता है कि मेरी बाइक किसने चुराई। कौन है? मेरा पड़ोसी वांग जियानजुन। फिर मैंने कल की सारी बातें उन्हें बताई। मतलब तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी 3 लाख युआन की मोटरसाइकिल 3000 युआन में कबाड़ में बेच दी? हाँ, उसने फोन पर यही कहा था। उसने तुमसे 1500 युआन भी उसके साथ शेयर करने को कहा था। ये बिल्कुल सही है। चीफ झांग चुप हो गया। पुलिस में इतने सालों में उसने इतनी बुरी बात कभी नहीं सुनी थी। यह अब कोई मामूली चोरी नहीं थी। यह बेवकूफी, नासमझी और लालच था। क्या यह चोरी थी, गबन था, या किसी और की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से ठिकाने लगाना था? जुर्म चाहे जो भी हो, 3 लाख युआन से ज्यादा कीमत होने पर सजा 10 साल से कम नहीं होगी। सभी यूनिट्स ध्यान दें। डिस्पैच की तैयारी के लिए 3 मिनट में नीचे इकट्ठा हों। मिस्टर जो, आपने इसे बहुत अच्छे से संभाला। आपने झगड़े की प्लानिंग अकेले में नहीं की, बल्कि पुलिस को फोन करने का फैसला किया। यही करना सही है। बाकी हम पर छोड़ दो। मुझे पता है कि शो शुरू होने वाला है। जैसे ही हम लॉबी से बाहर निकले, पुलिस वाले पहले से ही अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए थे। चलो इस वांग जियानजुन से मिलते हैं। बिना सायरन वाली पुलिस की गाड़ी चुपचाप हमारी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कई बूढ़े और बच्चे पुलिस को उतरते देखकर खींचे चले आए। हम ऊपर गए और वांग जियानजुन के दरवाजे के सामने रुके। ऑफिसर ली ने खटखटाया। अंदर से वांग जियानजुन की बेसब्र आवाज आई, कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। वांग जियानजुन ने अपना सिर बाहर निकाला, दरवाजे पर पुलिस को खड़ा देखा और रुक गया। ऑफिसर्स, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हम आपको ढूंढ रहे हैं। वांग जियानजुन, एक चोरी का केस है और हमें इन्वेस्टिगेशन में आपका कोऑपरेशन चाहिए। चोरी? ओह, यह उस टूटी फूटी मोटरसाइकिल के बारे में है ना? ऑफिसर्स, आपको मेरे लिए इसका फैसला करना होगा। इस आदमी को दया पसंद नहीं है। मैंने नीचे जगह घेर रहे कचरे को हटाने में उसकी मदद की और उसने पुलिस को बुला लिया। इसे देखो, क्या लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं? वह खुद को सही समझने लगा, जैसे वह खुद शिकार हो। शोर सुनकर पड़ोसियों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए और यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ओल्ड वांग के घर पर इतने सारे पुलिस ऑफिसर क्यों हैं? लगता है वो ये एक मोटरसाइकिल के बारे में है जो जाओ झो ने अभी खरीदी थी। ये काफी अच्छी थी। ये कबाड़ कैसे हो गई? वांग जियानजुन के इल्जाम दूसरों पर डालने की कोशिश को देखते हुए मैं चुपचाप उसकी हरकतें देखता रहा। वांग जियानजुन, हमारे पास तुमसे कुछ सवाल है। तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। वह मोटरसाइकिल जिसका तुमने जिक्र किया, क्या तुमने उसे बेच दिया? हाँ, मैंने उसे 3000 युआन में बेच दिया था। मैं तो उसे 15,000 देने का भी प्लान बना रहा था। ये लड़का कुछ और ही है। उसने सीधे पुलिस को बुला लिया। तुम्हें दूसरों की चीजें बेचने का हक किसने दिया? क्या हक? वो कबाड़ पब्लिक जगह घेर रहा है। कम्युनिटी का रहने वाला होने के नाते मुझे इससे निपटने का हक है। इसके अलावा मैं इससे यूं ही नहीं निपट रहा हूँ। मैंने उसे पैसे के लिए इसे बेचने में मदद की थी। इससे उसे मदद मिल रही है। देखने वालों में से कुछ पड़ोसी पहले ही मजाक उड़ाने लगे थे। इस तरह का लॉजिक तो बिल्कुल नहीं सुना जाता। चीफ झांग ने उससे और बात नहीं की। उसने ऑफिसर ली से एक फाइल ली और उसे अपने सामने खोल कर रख दिया। वांग जियानजुन, अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखो। यह मालिक मिस्टर जो हेंग का दिया हुआ परचेज इनवॉइस एंड मॉडिफिकेशन लिस्ट है। इस गाड़ी की परचेज प्राइस 1,50,000 युआन है और मॉडिफिकेशन कॉस्ट 1,50,000 युआन है। कुल 3 लाख युआन। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कंपनी की चोरी हुई प्रॉपर्टी की रकम बहुत ज्यादा होती है। 10 साल या उससे ज्यादा जेल या उम्र कैद की सजा। डायरेक्टर झांग का हर शब्द एक भारी हथौड़े की तरह था जो वांग जियानजुन के चेहरे पर पड़ रहा था। वांग जियानजुन की नजरें फाइल पर टिकी थीं। साजिश की डिटेल्स देखते ही उसका घमंड ठंडा पड़ गया। नहीं, नामुमकिन। एक मोटरसाइकिल, इसकी कीमत 3 लाख युआन से ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह झूठ बोलने की? क्या हुआ? लाओ वांग, क्या हुआ? जब वह बाहर आया और दरवाजे पर पुलिस और पड़ोसियों को देखते हुए देखा तो वह घबरा गया। ऑफिसर, क्या कोई गलतफहमी हुई है? मेरा लाओ वांग एक ईमानदार आदमी है। उसने आपके पड़ोसी की 3 लाख युआन की मोटरसाइकिल 3000 युआन में बेच दी। तुम इसे गलतफहमी कहते हो? 3 लाख युआन। उसकी चीख पूरे हॉलवे में गूंज गई। देख रहे सभी पड़ोसियों की सांसें थम गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीचे खड़ी मोटरसाइकिल असल में एक घर के लिए डाउन पेमेंट थी। वांग जियानजुन का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया था। तुमने मोटरसाइकिल किसे बेची? वापस दो। 3 लाख युआन। हम अपना हर्जाना कैसे देंगे? वांग जियानजुन के होंठ कांप रहे थे और वह बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। अभी बताओ, तुमने बाइक किसे बेची? खरीदार कहाँ है? मैंने इसे सड़क पर एक कबाड़ इकट्ठा करने वाले को बेच दिया। मैं उसे नहीं जानता। मिस्टर जो, प्लीज मेरे बूढ़े वांग पर रहम करो। वह बूढ़ा हो गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? बूढ़े वांग ने इस बार सच में गड़बड़ कर दी है। वह इसी लायक है। उसे हमेशा फायदा उठाना और लोगों पर हुक्म चलाना पसंद है। अब उसे उसकी सजा मिल रही है। मैंने अपने पैरों पर लीक हुई हुआ को देखा। मेरी आंखें स्थिर थीं। किसी के बेचारे होने की हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। अगर मेरी बाइक सिर्फ 3000 युआन की होती तो वह पक्का ऐसी नहीं होती। वह सिर्फ वांग जियानजुन के साथ नैतिकता की बात करती, इस नासमझ नौजवान का मजाक उड़ाती और फिर साफ जमीर से 1500 युआन की रिश्वत ले लेती। ये बातें जज के लिए रखना, उसने कहा। ली कोई हुआ हैरान रह गई। मुझे हैरानी से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बेरहम हो जाऊंगा। चीफ झांग ने ऑफिसर ली को आंख मारी। ऑफिसर ली और एक और ऑफिसर आगे बढ़े और परेशान वांग जियानजुन को रोका। वांग जियानजुन, तुम पर
चोरी का शक है। हम तुम्हें कानून के हिसाब से बुला रहे हैं, प्लीज हमारे साथ जांच के लिए स्टेशन चलो। नामुमकिन, ये 3 लाख कैसे हो सकता है? नामुमकिन। वांग जियानजुन की कलाई पर ठंडी हथकड़ी लगा दी गई। वांग जियानजुन लंगड़ा गया और दोनों ऑफिसर उसे लगभग घसीटते हुए ले गए। ऑफिसर्स, आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, वह बूढ़ा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये जगह कानून का राज बनाए रखने के लिए है, न कि आपकी उम्र का फायदा उठाने के लिए। उसने कानून तोड़ा है और उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अब आपको रोना धोना और हंगामा नहीं करना है, बल्कि खरीदार से कांटेक्ट करने, कार वापस लेने और अपनी मर्जी से चोरी का सामान वापस करने का कोई तरीका ढूंढना है। सजा कम करवाने का यही आपका एकमात्र मौका है। मिस्टर जो, प्लीज आप भी हमारे साथ स्टेशन आइए और डिटेल में बयान दीजिए। तो भीड़ की नजरों के नीचे ग्रुप नीचे चला गया। वांग जियानजुन को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाए और पकड़े हुए देखकर भीड़ में हंगामा मच गया। यह जवान आदमी बेरहम है, इसे कोई रहम नहीं आता। बेरहम, इसे तुम्हारा 3 लाख का सामान मिला और किसी ने उसे बेच दिया। देखो तुम कितने बेरहम हो। यह सच है, अगर मैं होता तो मैं उस बूढ़े आदमी को कभी नहीं जाने देता। पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद ऑफिसर ली ने मेरा स्टेटमेंट लिया। मैंने पूरी घटना साफ साफ हर डिटेल में बताई। इंट्रोगेशन रूम में चीफ जांग ने खुद वांग जियानजुन से पूछताछ की, लेकिन वांग जियानजुन बार बार कहता रहा, नामुमकिन, मुझे नहीं पता, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। स्क्रैप कलेक्टर की बात करें तो उसे बस इतना पता था कि उस आदमी का सरनेम लियू था। वह अक्सर कुछ मोहल्लों में आता जाता था। उसका कोई फोन नंबर नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ रहता है। मिस्टर जो, हालात अच्छे नहीं है। हमें वांग जियानजुन से कोई कीमती सुराग नहीं मिला है। हमने पहले ही किसी को सर्विलांस फुटेज चेक करने और उसे रोकने की कोशिश करने के लिए अरेंज कर लिया है। अगर उसके साथ सच में स्क्रैप मेटल और कबाड़ जैसा बर्ताव किया गया तो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हम उसे ढूंढ लेंगे। हेलो, क्या ये जो हैंग है? हाँ, ये मैं हूँ। ये कौन है? मैं वांग बिन हूँ। मैंने ये अपनी माँ से सुना। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं ये करूंगा, मैं तुम्हें 50,000 युआन का हर्जाना दूंगा। अभी पुलिस स्टेशन जाओ, केस वापस लो और मेरे पापा को रिहा करो। हम सब परिवार हैं, लेकिन हम एक जैसे नहीं हैं। उसके पापा ने 3 लाख युआन की बाइक 3,000 युआन में बेच दी थी। उसे लगा कि 50,000 युआन में सब कुछ निपट जाएगा। 50,000? तुम्हें लगता है कि मेरी कार सिर्फ 50,000 की है? एक खराब मोटरसाइकिल की कीमत कितनी होती है? 50,000 बहुत ज्यादा है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए भी समय आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड कर ली है। इस पर शिकायत करने वाले को धमकाने और इंसाफ में रुकावट डालने का शक है। ये कहकर मैंने कॉल काट दी। मेरे बगल में बैठे चीफ झांग का चेहरा तुरंत इतना उदास हो गया कि उससे पानी टपक सकता था। क्या वांग परिवार है? बूढ़े अनजान और निडर हैं और जवान घमंडी और दबंग हैं। ये खुलेआम कानून को धोखा दे रहा है। टेक्निकल डिपार्टमेंट, तुरंत इस फोन नंबर की लोकेशन का पता लगाओ। एक्शन टीम, तैयारी करो। मैं आज इस पूरे परिवार को लाने वाला हूँ। जल्द ही सर्विलांस वीडियो मिल गया। कम्युनिटी के एंट्रेंस पर लगे कैमरे में कल दोपहर का सीन साफ साफ कैप्चर हो गया। ये वही था। वीडियो को जूम इन करो, चेहरे की साफ इमेज कैप्चर करो, फोटो को पास के कई स्क्रैप यार्ड में ले जाओ और कम्युनिटी में इंटरव्यू लो। इस आदमी को मेरे लिए ढूंढो। समझ गया। लगभग 1 घंटे बाद चीफ झांग, कोई सुराग? वो आदमी शहर के बाहर एक बड़े स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग प्लांट में मिला है। बाइक भी यही है। ज्यादातर पार्ट्स ठीक हैं, बस कुछ छोटे मोटे खरोंच हैं। बहुत बढ़िया। मिस्टर जो, चलो चलकर देखते हैं। कार अपनी जगह पर पहुंचने से पहले 10 मिनट से ज्यादा समय तक कच्ची सड़क पर उछलती रही। स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के ढेर छोटे छोटे पहाड़ जैसे लग रहे थे। एक बड़े टिन शेड के नीचे मेरी बाइक तिरपाल से ढकी हुई थी। कई पुलिस ऑफिसर स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग के मालिक, जिसका सरनेम लियू था, से पूछताछ कर रहे थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और तिरपाल को पीछे खींचा। जाना पहचाना चैंपियन रेड रंग फिर से दिखने लगा। ब्रेम्बो कैलिपर्स, एलिंजर शॉक एब्जॉर्बर और स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट पाइप अभी भी वहीं थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ, जैसे मुझे कोई पत्नी मिल गई हो जिसे किडनैप कर लिया गया हो। मुझ पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या हुआ ऑफिसर? मैं बेकसूर हूँ। वो वांग सरनेम वाला आदमी था जिसने मुझे पूरे भरोसे के साथ बताया कि ये उसके बेटे की बेकार कबाड़ बाइक है। उसने 3,000 युआन ऑफर किए और कहा कि इसे तुरंत ले जाओ। मुझे थोड़ा शक हुआ। बाइक बिल्कुल भी कबाड़ जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन ये फ्री लंच जैसी थी, इसलिए मैंने उसे 3,000 युआन दिए और वापस ले आया। तुम बहुत घमंडी हो, ये जानते हुए कि चीज कहां से आई। ये शक वाली बात है और फिर भी कम कीमत दे रहे हो। मेरा घमंड करने का कोई इरादा नहीं था। वापस लाने के बाद मैंने जितना देखा ये उतना ही शक वाला लगा। बाइक बहुत नई थी, मुझे कोई भी पार्ट समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत महंगी लग रही थी। मैंने सोचा कि अभी के लिए इसे छिपा दूं और जब तक चीजें शांत न हो जाएं तब तक इंतजार करूं। फिर कारों के बारे में किसी जानकार से पूछूं कि क्या मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। कसम से मैंने तो कभी इंजन भी स्टार्ट नहीं किया। उसकी बातों ने इनडायरेक्टली मेरी बाइक की कीमत कंफर्म कर दी। एक स्क्रैप कलेक्टर भी जानता था कि ये बाइक कुछ खास है। वांग जियानजुन जैसा अनजान और घमंडी इंसान ही इसे कबाड़ के ढेर की तरह इस्तेमाल करेगा। मिस्टर जो, आपकी सर्विस के लिए धन्यवाद। बाइक मिल गई है। धन्यवाद। चीफ जांग और सभी ऑफिसर्स को धन्यवाद। यह हमारा कर्तव्य है, लेकिन यह बाइक केस में सबूत के तौर पर इन चीजों को कुछ समय के लिए हमारे पास रखना होगा। केस खत्म होने के बाद उन्हें उनके असली मालिक को लौटा दिया जाएगा। कृपया समझें। साथ ही कार पर खरोंच शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान आई होंगी। हम आपके बाद के सिविल क्लेम के सबूत के तौर पर एक प्रोफेशनल अप्रेजल एजेंसी से इसकी कीमत का पता लगाएंगे। यह सिर्फ खरोंच नहीं है, यह कार लिमिटेड एडिशन है। किसी भी तरह की अनऑफिशियल हैंडलिंग या स्टोरेज से पेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और परफॉर्मेंस को नुकसान हो सकता है। इन सभी के लिए पूरी टेस्टिंग और इवैल्यूएशन की जरूरत है। हम आपकी राय पूरी तरह से अप्रेजल एजेंसी को बताएंगे। इस समय पक्के सबूतों के साथ
वांग जियानजुन की चोरी से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि मिस्टर लियू ने चोरी के सामान की बिक्री में हिस्सा लिया, उन्होंने सक्रिय रूप से सहयोग किया और गाड़ी अच्छी हालत में है, उसे हल्की सजा मिलनी चाहिए। तभी पुलिस अफसरों के एक और ग्रुप ने खबर दी, वांग जियानजुन का बेटा वांग बिंग मिल गया है और उसे पुलिस स्टेशन लाया गया है। मिस्टर जो, वापस जाकर लड़के को देखो। तुम और क्या कहना चाहते हो? पुलिस स्टेशन वापस आकर जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि वांग बिंग बेसब्री से वेटिंग एरिया में एक कुर्सी पर बैठा है। उसके बगल में ली कुई हुआ रो रहा था और उससे बातें कर रहा था। मुझे अंदर आते देख वांग बिंग तुरंत खड़ा हुआ और मेरी तरफ दौड़ा। तुम जो हैंग हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, इसे 1 लाख युआन में अकेले में सुलझा लो, नहीं तो मैं पक्का कर दूंगा कि तुम इस शहर में जिंदा नहीं रह पाओगे। मैंने वांग बिंग को देखा और मुझे यह थोड़ा मजेदार लगा। वह इस सिचुएशन से पूरी तरह अनजान लग रहा था, या यूं कहें कि उसे हर चीज को सुलझाने के लिए पैसे और स्टेटस का इस्तेमाल करने की आदत थी। उसने सोचा कि मुझे कुछ पैसे देने और धमकी देने से मैं मान जाऊंगा। वांग बिंग, है ना, मेरा सुझाव है कि आप पहले 2 कानूनी बातें समझ लें। पहली, चोरी क्या है, खास तौर पर बड़ी रकम क्या होती है। दूसरी, क्रिमिनल केस में मुकदमा चलाने का नियम क्या है। क्रिमिनल केस सिर्फ इसलिए अकेले नहीं सुलझाए जा सकते क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करो, तुम्हें बस और पैसे चाहिए, है ना? तुम इतने बड़े और ताकतवर होने का नाटक क्यों कर रहे हो? 2 लाख युआन मेरी आखिरी लाइन है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत दो। वांग बिंग, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे परिवार का ग्रुप नहीं। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम ऐसा सीन कर रहे हो और क्राइम रिपोर्ट करने वाले को धमका रहे हो? मैंने उसे धमकाया नहीं, मैं बस सेटलमेंट के लिए बातचीत करना चाहता था। बातचीत? तुम्हारे पिता ने 3 लाख युआन का सामान चुराया और तुम बातचीत के लिए 2 लाख युआन इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अपने कैलकुलेशन में बहुत होशियार हो। मिस्टर जो को धमकी देने वाले तुम्हारे फोन कॉल का क्या? हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग है। इंसाफ में रुकावट डालना, साथ ही गलत इरादे से बदनाम करना, मुझे लगता है कि तुम बस अपने पिता का साथ देना चाहते हो कॉमरेड। ये एक गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी। मैं अभी एक बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ और अभी तक सिचुएशन नहीं जानता। ये बस जोश में आकर किया गया था, प्लीज बुरा मत मानना। मेरे पिता का सच में ऐसा मतलब नहीं था, वह बस बूढ़े हो रहे हैं। ये जानबूझकर किया गया था या नहीं, ये कानून तय करेगा। अब वांग जियानजुन पर चोरी का शक है, लियू पर स्कूल के अंतिम संस्कार के इंतजाम का शक है और तुम पर इंसाफ में रुकावट डालने का शक है। तुम सबकी जांच होनी चाहिए। शियाओली, इन दोनों माँ और बेटे को पूछताछ वाले कमरे में ले जाओ और उनसे अलग अलग पूछताछ करो। हाँ चलो। परिवार को ले जाने के बाद ऑफिस आखिरकार शांत हो गया। मिस्टर जो, प्लीज मेरी बदतमीजी माफ कर देना, ये कुछ भी नहीं है। एक बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी होते हैं। हाँ, यह परिवार सच में बिगड़ गया है। ये वांग बिन, मैंने अभी किसी से इसकी जांच करवाई है। ये एक छोटी सी कंपनी का मालिक है और घमंडी और रौबदार होने का आदी है। उसे हमेशा लगता है कि पैसे से सब कुछ हल हो सकता है। इस बार उसे कानून के राज का अच्छा सबक सिखाओ। इसके बाद वांग जियानजुन ने अपनी चोरी कबूल कर ली। क्योंकि सबूतों की चेन पूरी थी और तथ्य साफ थे, इसीलिए केस जल्दी से प्रोक्यूरेटोरेट को ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने बाद के सिविल मुआवजे के मुकदमे को संभालने के लिए ऑफिशियली एक वकील हायर कर लिया। सबसे पहले मैं वांग जियानजुन की क्रिमिनल लायबिलिटी का पीछा करूंगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। दूसरा, मैं वांग जियानजुन से मांग करता हूं कि वह मेरे सारे आर्थिक नुकसान का हर्जाना दे। जब यह खबर वांग बिन तक पहुंची तो मैंने सुना कि वह तुरंत अपने घर से एक पुराना फूल ले गया। अगले कुछ दिनों में मैं अपने पड़ोस में एक सेलिब्रिटी बन गया, हर कोई मुझे हैरानी से देखता था। दूसरी ओर वांग जियानजुन का परिवार सड़क पार करने वाले चूहों की तरह हो गया। मेरे दरवाजे को घिसने के लिए वे हर तरह के कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं अड़ा रहा और पीछे हटने से मना कर दिया। बाद में वांग बिन ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, हर्जाने की रकम 2 लाख से बढ़ाकर 3,50,000 कर दी, लेकिन मैंने अपने वकील से इसे पूरी तरह से मना करवा लिया। ये पैसे की बात नहीं है, कुछ लोगों को मुश्किल तरीके से सबक सिखाने की जरूरत होती है। यह देखकर कि न तो नरम और न ही सख्त तरीके काम कर रहे हैं, उन्होंने एक नई चाल चली। ली कोई हुआ हर दिन हमारी बिल्डिंग के गेट पर बैठकर रोती थी और हर किसी से शिकायत करती थी कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और उन्हें निराश कर रहा हूँ। कुछ बुजुर्ग लोग जो सच नहीं जानते थे, उन्होंने भी मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। शियाओ जो, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। बूढ़ा वांग जानता है कि वह गलत था, इसलिए उसे एक मौका दो। कुछ लोगों के लिए मोरल ब्लैकमेल हमेशा सबसे सस्ता हथियार होता है। मैंने बहस नहीं की, मैंने बस कोर्ट का जारी किया हुआ अरेस्ट वारंट दीवार पर लगा दिया। कानून की शान उन फुसफुसाहटों को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो पड़ोसी पहले मुझे दिलदार बनने की सलाह देते थे, वे अब मुझसे बच रहे हैं। ली कोई हुआ का रोना भी बंद हो गया और बिल्डिंग के एंट्रेंस पर गायब हो गया। लेकिन मुझे पता है कि वांग परिवार इसे जाने नहीं देगा। सोमवार को मैं हमेशा की तरह काम पर गया। कंपनी एक इंटरनेट कंपनी है जो एंटरप्राइज सर्विस देती है। मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, और ये काफी आसान है। जब मैं कंपनी पहुंचा तो मेरे कलीग्स ने मुझे थोड़ी टाल मटोल से देखा। कई लोग जिनसे मेरे आमतौर पर अच्छे रिश्ते थे, वे बात करने में हिचकिचा रहे थे। इसी समय एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक कलीग आया। जोहेंग, जनरल मैनेजर चेन चाहते हैं कि तुम उनके ऑफिस आओ। जनरल मैनेजर चेन हमारी कंपनी के बॉस हैं, 40 साल के एक होशियार और काबिल आदमी। वह मेरे लेवल के एम्प्लॉय से सीधे बात कम ही करते हैं। ऐसा लगता है कि वांग बिन के तरीके कंपनी में पहले ही पहुंच चुके हैं। मैं जनरल मैनेजर के ऑफिस में गया। जनरल मैनेजर चेन, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ प्लीज बैठ जाइए। जोहेंग, मुझे आज डिंगशेंग ग्रुप के वांग बिन का कॉल आया। डिंगशेंग ग्रुप वांग बिन की कंपनी का नाम है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह बस एक छोटी कंपनी है जो डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन का काम करती है। हालांकि वे अभी हमारी कंपनी के साथ एक कून ऑपरेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो यह हमारी कंपनी के लिए एक बड़ा सेंडर नहीं होगा। उन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया, कहा कि आप दूसरों
को धमकाते हैं गलत हैं और अपने बुजुर्ग पड़ोसी को जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि आपने पैसे ऐंठ लिए, मुआवजे के तौर पर 4 लाख युआन मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपके कैरेक्टर में दिक्कतें मरने के कैसे हैं और आपको कंपनी में रखना हमारे लिए रिस्क होगा। जनरल मैनेजर चेन ने बहुत शांत लहजे में वांग बिन की बातें दोहराई, लेकिन मैं उस शांति के नीचे छिपे एक फैसला लेने वाले की जांच सुन सकता था। मेरा भविष्य शायद उनके फैसले पर निर्भर करेगा। जनरल मैनेजर चेन, क्या उन्होंने आपको बताया कि मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने बस इतना कहा कि यह पड़ोस के एक छोटे से झगड़े के लिए था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है जिसे मैंने 3 लाख युआन में कस्टमाइज किया था। मेरे पड़ोसी ने जब मैं बाहर था तो उसे 3000 युआन में कबाड़ में बेच दिया और फिर मुझे फोन करके अपने 1500 युआन के रिश्वत में हिस्सा मांगा। बाद में उनके बेटे वांग बिन ने मुझे फोन करके धमकी दी। उन्होंने मामले को अकेले में निपटाने के लिए 50,000 युआन मांगे और मेरे मना करने के बाद वह पुलिस स्टेशन गए और पुलिस के सामने इस इंडस्ट्री में मेरा करियर बर्बाद करने की धमकी दी। क्या उन्होंने आपको यह सब बताया? मैंने पूछा। फिर मैंने अपने ब्रीफ केस से एक बड़ी फाइल निकाली जो पहले से जमा किए गए इनवॉइस और सबूतों से भरी थी। मैंने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग खोली। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। शांत ऑफिस में वांग बिन की घमंडी आवाज खास तौर पर अजीब लग रही थी। इस समय मिस्टर चेन का एक्सप्रेशन बहुत ही खराब था। उन्होंने टेबल पर रखी फाइल उठाई और जल्दी से उसे पलटा। जो हैंग, आप भी जानकार हैं, यह जांगजू 820 R2S की एक अनुपात 1 रेप्लिका है ना? हमारे ड्रैगन कंट्री की पहली देश में बनी मोटरसाइकिल जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है। मिस्टर चेन, आप कारें भी जानते हैं? मिस्टर चेन खड़े हुए और ऑफिस के कोने में एक कैबिनेट की तरफ चले गए। उन्होंने कैबिनेट का दरवाजा खोला जिसमें बहुत बढ़िया कार मॉडल्स का कलेक्शन था। जब मैं छोटा था तो मुझे भी कारों से खेलना पसंद था। बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझ में उतनी एनर्जी नहीं रही, इसलिए यही मेरा एकमात्र शौक बचा है। ब्रेम्बो ब्रेक्स, ओहालिन्स सस्पेंशन। जो लोग इन चीजों से खेलते हैं वे या तो गुस्सैल होते हैं या बहुत ज्यादा पैशन वाले लोग। आपने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया। हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हैं जो उसूलों वाले हैं और नियमों को मानते हैं। मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं सही चीज पर दांव लगाता हूँ। मिस्टर चेन एक समझदार इंसान है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कनेक्ट करें। हेलो, मैं चैन डोंग हूँ। डिंगशेंग ग्रुप के साथ कोन ऑपरेशन प्रोजेक्ट तुरंत खत्म कर दिया गया है। वजह यह है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ कोन ऑपरेट करने में सहज नहीं हूँ जो हमारे अंदरूनी स्टाफ के काम में दखल देने और हमारे एम्प्लॉय को धमकाने के लिए बिजनेस कोन ऑपरेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। जो हैंग, आपके मामले ने मुझे जगा दिया है। मुझे डर है कि एक दिन वह हमारी कंपनी को धमकाने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेगा। आपने कंपनी को एक संभावित प्रॉब्लम को कम करने में मदद की है। मिस्टर चेन के ऑफिस से बाहर निकलते हुए मुझे लगा कि धूप थोड़ी तेज हो गई है। वांग बिन की मेरे वर्क प्लेस पर मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई है। इसके बजाय उनकी छोटी कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया है। दोपहर में मेरे वकील ने मुझे फोन किया। मिस्टर जो, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आपकी कार के लिए व्हीकल डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आ गई है। रिजल्ट हमारी उम्मीद से बेहतर है। क्या यह सही है? रिजल्ट क्या है? असेसमेंट एजेंसी ने न सिर्फ स्क्रैच रिपेयर के खर्च का अंदाजा लगाया बल्कि गाड़ी के एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी पता लगाया। नमी और दूसरी दिक्कतों का भी खतरा है। अंदाजा लगाया गया सीधा आर्थिक नुकसान 48,000 युआन है। बाइक चोरी होने को जोड़ने पर इसका मतलब है कि हम कम से कम 80,000 युआन का दावा कर सकते हैं। यह रिपोर्ट क्रिमिनल केस में सज्जा के आधार के तौर पर प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जमा की जाएगी। वांग जियानजुन को शायद 10 साल से ज्यादा जेल हो सकती है। वकील का एनालिसिस सुनकर मुझे तसल्ली हुई। सच में प्रोफेशनल मामले प्रोफेशनल लोगों पर ही छोड़ देने चाहिए। मैं खून का प्यासा इंसान नहीं हूँ, न ही मेरा किसी को मारने का इरादा है, लेकिन वांग परिवार की बेवकूफी भरी हरकतों के गंभीर नतीजे होंगे। अगले कुछ दिनों में वांग बिन पूरी तरह से गायब हो गया। प्रेसिडेंट चेन का उनके सर्कल में कुछ असर है। उसने यह बात फैला दी कि डिंगशेंग ग्रुप का वांग बिन बुरे कैरेक्टर का है और उसका कोई बॉटम लाइन नहीं है। कई कंपनियां जो शुरू में वांग बिन के साथ काम करना चाहती थीं, उन्होंने खतरों का फिर से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। वांग बिन इतना बिजी था कि मुझे और परेशान नहीं कर सकता था। वांग जियानजुन का क्रिमिनल केस और भी तेजी से आगे बढ़ा। मैं विक्टिम के तौर पर ट्रायल में शामिल हुआ। 1 महीने से भी कम समय में वह ऐसा लगने लगा जैसे वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो। डिफेंडेंट, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे काम गलत थे? मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मुझे तुम्हारी बाइक नहीं छूनी चाहिए थी। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। यह पहली बार था जब मैंने उसे कोई पछतावा दिखाते देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट कोई मार्केट प्लेस नहीं है। वहाँ मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं है। डिफेंडेंट वांग जियानजुन को चोरी का दोषी ठहराया गया था। इसमें शामिल कंपनी के फंड की रकम बहुत ज्यादा थी, जिसके गंभीर नतीजे हो सकते थे। फैक्ट्स साफ थे और सबूत पक्के थे। उसे 11 साल जेल की सजा सुनाई गई। 3 साल के लिए उसके पॉलिटिकल राइट्स छीन लिए गए और 50,000 युआन का फाइन लगाया। फैसले के बाद वांग जियानजुन ने आंखें घुमाई और तुरंत डिफेंडेंट के सफाई के कपड़े खरीद लिए। वांग जियानजुन के फैसले के बाद वांग परिवार की दुनिया पूरी तरह से टूट गई। 50 साल के बुजुर्ग के लिए 11 साल जेल का कोई मतलब नहीं था। ली कुई हुआ बहुत बीमार पड़ गए और कहा जाता है कि उन्हें आधे महीने से ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। दूसरी तरफ वांग बिन को और भी ज्यादा असल मुश्किल का सामना करना पड़ा। सिविल कंपनसेशन ट्रायल में वांग बिन के वकील ने मुझसे मोल भाव करने की कोशिश की। उन्हें में लगा कि मेरा क्लेम बहुत ज्यादा है, खासकर यूज्ड बाइक का डेप्रिसिएशन, जिसे वे बिना किसी कानूनी आधार के एक गड़बड़ी मानते थे। मेरे वकील ने
ने शांति से एक फाइल पेश की जिसमें मेरी कस्टमाइज्ड झांग जो चैंपियन एडिशन कार की कलेक्टिबल और मार्केट वैल्यू कंफर्म की गई थी। इस रिपोर्ट ने दूसरे वकील की सारी उम्मीदें पूरी तरह तोड़ दी। कोर्ट ने लगभग पूरी तरह से उनके क्लेम का सपोर्ट किया। उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया जहां वे 20 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे। ली कोई हुआ की ज्वेलरी, उसकी BMW और कंपनी के कुछ कीमती ऑफिस इक्विपमेंट भी जो सभी सेकंड हैंड वेबसाइटों पर लिस्टेड थे। डिंगशेंग ग्रुप जो पहले से ही खोए हुए ऑर्डर की वजह से परेशान था, अब अपने बॉस की कानूनी परेशानियों और खत्म होते फंड का सामना कर रहा था। पेमेंट का इंतजार कर रहे सप्लायर परेशानी खड़ी करने लगे। 2 महीने से भी कम समय में डिंगशेंग ग्रुप ने बैंकरप्सी और लिक्विडेशन की घोषणा कर दी। वांग बिन एक तारीफ के काबिल CEO से एक ऐसे निकम्मे आदमी बन गए जिनकी हर कोई बुराई करता था। इस दौरान उसने एक बार मुझसे कांटेक्ट किया इस उम्मीद में कि किश्तों में हर्जाना देने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। मैं मान गया, लेकिन एक शर्त पर उसे सबके सामने माफी लिखनी होगी जिसमें उसके पिता के लालच और नासमझी, उसके अपने घमंड और मेरे खिलाफ उसकी धमकियों और कानूनी प्रक्रिया में दखल के बारे में डिटेल में बताना होगा। ये माफी प्रिंट करके कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड पर लगानी होगी। वह मान गया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चिट्ठी पछतावे और विनम्रता से भरी थी। उसमें उसका पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। हर दिन जब भी कोई वहां से गुजरता तो लोग उसे पढ़ने के लिए रुकते थे। उसने सबसे कहा कि कानून की इज्जत को चुनौती देने की कोशिश न करें। आखिरकार मेरी मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन से मिल गई और जिंदगी पटरी पर लौट आई। जब मैंने उस झांगशुए 820 को फिर से चलाया तो उस जानी पहचानी इंजन की दहाड़ सुनकर मेरे मन की हालत बिल्कुल अलग थी। यह अब औसत दर्जे के लोगों के खिलाफ मेरा हथियार नहीं था, बल्कि उसूलों को बनाए रखने और न्याय की रक्षा करने का एक मेडल था। हे मिस्टर किन, लू पेंग कहाँ है? मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। क्या वांग बिन का प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ? लेकिन क्लाइंट हमारी कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड है। आज उन्होंने ऑफिशियली हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दूसरी कंपनी के CEO उन्होंने खास तौर पर आपसे ऑल इन शॉक एब्जॉर्बर को एडजस्ट करने के अपने अनुभव के बारे में बात करने के लिए कहा था। मैंने आपको पहले ही पता भेज दिया है। कंपनी को शर्मिंदा मत करो। कोई बात नहीं मिस्टर चेन। मैं पते के हिसाब से सिटी सेंटर के एक टॉप टियर प्राइवेट क्लब में गया। वहां कोई साइन नहीं था, बस एक भारी एबोनी दरवाजा था। दरवाजे पर वेटर पोलाइट था और मेरी पहचान कंफर्म करने के बाद मुझे अंदर ले गया। क्लब का इंटीरियर सादा लेकिन लग्जरी था। हर डिटेल में जबरदस्त टेस्ट दिख रहा था। मिस्टर जो, प्लीज इस तरफ आइए। मिस्टर चेन और मिस्टर ली पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने दरवाजा खोला तो मिस्टर चेन एक आदमी के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। वह आदमी शांत था। मिस्टर चेन, जियाओ जो यहाँ है। मैं मिस्टर ली वेहान बोल रहा हूँ, होंगयुआन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन। मिस्टर ली, मैं जो हैंग बोल रहा हूँ, वही प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हेलो मिस्टर ली, जो हैंग ठीक है, प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर चेन ने मुझे आपके मामले के बारे में बताया है। उन्होंने इसे अच्छे से हैंडल किया। आप हिम्मत वाले और रिसोर्सफुल हैं। बड़े काम करने का नेचुरल टैलेंट है। मिस्टर ली, आप मेरी तारीफ करते हैं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। कितना सही काम है। आजकल लगातार सही काम कर पाना अपने आप में एक कमाल की क्वालिटी है। जो हैंग, मैंने सुना है कि आपकी राइड एक झांगजू 820 है। हाँ, एक ट्रैक चैंपियन रेप्लिका। ओह, वह तो एक हॉर्स पावर बीस्ट है। ओहेल इन सस्पेंशन सेटअप कैसा चल रहा है? अभी भी पता लगा रहा हूँ। स्टॉक सेटिंग बहुत ज्यादा ट्रैक ओरिएंटेड है। शहर में ये बहुत शांत और खतरनाक है। मैं प्रीलोड बढ़ाने और रिबाउंड डैम्पिंग को 2 नॉच धीमा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये ओहलिन्स FGR-T सीरीज की खासियत है। इसे ध्यान से ट्यूनिंग करने की जरूरत है। मिस्टर चेन साइड में खड़े होकर हमें देखकर मुस्कुराए। अगली बार ली वेहान और मेरे बीच लगभग एक प्राइवेट बातचीत हो गई। ब्रेम्बो स्टाइल मार्क के ब्रेक लीनियरिटी से लेकर अक्रापोविक एग्जॉस्ट की आवाज पर अलग अलग मटेरियल के असर तक, ECU ट्यूनिंग के कॉन्टैक्ट और रिस्क तक, हमें ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो। ली वेहान ने अपना फोन निकालकर मुझे अपने गैराज में अपना कलेक्शन भी दिखाया। डुकाटी पेनीवाइज, BMW HP4 रेस, AMV अगस्ता F4 क्लाउडियो। हर एक मोटरसाइकिल की दुनिया में कला का एक नमूना है। अनगिनत राइडर्स का आखिरी सपना। मैंने एक छोटी सी जगह बनाई। ये एक प्राइवेट गैराज है और मोटरसाइकिल के शौकीनों का क्लब भी है। ये आप और मेरे जैसे दोस्तों से भरा है जो सच में कारों से प्यार करते हैं और उन्हें समझते हैं। हम अक्सर चैट करने और उन्हें मॉडिफाई करने के लिए मिलते हैं और कभी कभी हम ट्रैक पर घूमने भी जाते हैं। क्या कोई आकर कुछ मजा करना चाहता है? मुझे पता है कि यह सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं है, बल्कि एलीट क्लास का टिकट है। बेशक यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। शनिवार दोपहर को ली वेहान की भेजी लोकेशन को फॉलो करते हुए मैं एक शांत इंडस्ट्रियल पार्क में गया। नेविगेशन एक आम से ग्रे वेयर हाउस तक ले गया। दरवाजे पर एक छोटा स्कैनर था। मैंने अपने फोन पर इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन स्कैन किया और अपनी पहचान कंफर्म करने के बाद मेरा स्वागत इस तरह हुआ। मिस्टर जोंग हैंग, वेलकम। यह सिर्फ एक वेयर हाउस नहीं था, यह मोटरसाइकिलों की एक सेंक्चुअरी थी। बड़ी ऊंची जगह कई एरिया में बटी हुई थी। बाईं ओर एक प्रोफेशनल मेंटेनेंस और रिपेयर एरिया था जिसमें कई लिफ्ट, टॉप ऑफ द लाइन टूल्स की एक पूरी दीवार और हर तरह के एडवांस्ड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। प्रोफेशनल मैकेनिक यूनिफॉर्म में कई स्टाफ मेंबर एक अप्रिलिया की देखभाल कर रहे थे। दाईं ओर एक बड़ा तेज रोशनी वाला डिस्प्ले एरिया था। 1 दर्जन वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिलें स्पॉटलाइट के नीचे ठीक मेरे सामने आर्ट के कामों की तरह डिस्प्ले की गई थी। यह 2 मंजिला लाउंज एरिया है। नीचे एक बार और सोफा व एरिया है, जबकि ऊपर एक बिलियर्ड्स रूम और एक सिम्युलेटेड फिजिकल प्लेग्राउंड लगता है।
कैसा रहेगा? मेरा सीक्रेट बेस बहुत अच्छा है ना मिस्टर ली? ये सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये हर राइडर का सपना है। हाँ, हम सब एक जैसे हैं। मुझे मिस्टर ली मत कहो, बस लाओ ली या ब्रदर ली कहो, जो भी तुम्हें पसंद हो। वह मुझे रेस्ट एरिया में ले गया और दूसरे मेंबर्स से मिलवाया। ये जो हैंग है, एक बहुत ही प्रोफेशनल टेक्निकल प्लेयर। ये लॉयर जाओ है, शंघाई के सबसे अच्छे इकोनॉमिक लॉयर्स में से एक। ये डॉक्टर सन है, रुइजन हॉस्पिटल के बाइकडिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एक टॉप सर्जन। यह मिस्टर लेन है, जिसने अपनी गेम कंपनी शुरू की है जो अभी पब्लिक हुई है। वहां मौजूद सभी लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री के एलीट हैं। उनमें बस एक ही बात कॉमन है, वह है मोटरसाइकिल के लिए उनका गहरा प्यार। मैं मुस्कुराया और सबसे हाथ मिलाया, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। अगर वांग जियानजुन की बेवकूफी ना होती तो शायद मुझे इस क्लास के कांटेक्ट में आने का मौका कभी नहीं मिलता। तभी एक थोड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी। झांगजू ट्रैक चैंपियन एडिशन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम वही बेरहम आदमी हो जिसने अपनी बाइक बेच दी और तुमने उसे 11 साल के लिए जेल में डाल दिया। ज्याओमा, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? ज्याओमा नाम के उस नौजवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका असली नाम मा जुन था और उसका परिवार रियल एस्टेट में था। वह दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी था। उसकी बाइक एक मॉडिफाइड BMW S 1000R थी। भाई ली, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम बस एक आम ऑबत ऑफिस वर्कर हो। तुमने अपनी 2 साल की सैलरी इस बाइक पर क्यों खर्च की? बाइक इकट्ठा करना एक महंगा शौक है, सिर्फ पैशन काफी भी नहीं है। उसकी बातों में खुद को बड़ा समझने मतलब यह था कि मेरी फाइनेंशियल हालत मुझे उनसे मुकाबला करने के लायक नहीं बनाती थी। हाँ, मैं बस एक आम ऑफिस वर्कर था और यह बाइक खरीदने में मेरी लगभग सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी। लेकिन मैंने जो भी पैसा खर्च किया वह ईमानदारी से कमाया था। मेरा पैशन डॉक्टर सन के स्केलपेल के लिए पैशन और वकील झाओ के कानून के लिए पैशन जैसा था। पैशन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। मेरी बातों से डॉक्टर सन और वकील झाओ ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। बातें करना आसान है, काम बातों से ज्यादा बोलते हैं। माँ जून को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एकदम सही टाइमिंग। मेरी इस 1000R आजकल कोनों में थोड़ी ढीली लग रही है। क्या तुम टेक के शौकीन नहीं हो? अगर तुम बता सको क्यों, तो मैं मान लूंगा कि तुम कमाल के हो। ठीक है, मुझे बाइक दिखाने ले चलो। सब मेरे पीछे पीछे आए, यह देखने के लिए कि मैं असल में क्या कर सकता हूँ। माँ जून की S 1000R एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। इसके मॉडिफिकेशन काफी शानदार थे। फुल बाइक बन, फाइबर बॉडी पैनल, रेसिंग पैडल और के फोर्ज्ड व्हील्स का एक महंगा सेट। मैं उसके फ्रंट व्हील और फ्रंट सस्पेंशन को देखने के लिए नीचे झुका। क्या तुम्हारा फ्रंट सस्पेंशन प्रीलोड सेट बहुत कड़ा है? हाँ, मुझे ज्यादा कड़ा सपोर्ट पसंद है। इससे मुझे पहाड़ी सड़कों पर राइडिंग करते समय कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या तुमने व्हील्स बदलते समय एकदम सही डायनामिक बैलेंसिंग की थी? डायनामिक बैलेंसिंग व्हील शॉप के मैकेनिक ने यह किया। ये ठीक होना चाहिए, है ना? यहीं पर प्रॉब्लम है। के फोर्ज्ड व्हील्स ओरिजिनल व्हील्स के वजन से लगभग आधे होते हैं, जिससे अनस्प्रंग मास काफी कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपके सस्पेंशन सिस्टम को फिर से ट्यून करने की जरूरत है। आपने पहले वाला हाई प्रीलोड बनाए रखा, जिससे फ्रंट टायर की ग्रिप कम हो गई, कोनों में थोड़ी सी भी बाउंस बढ़ गई, जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप तैर रहे हैं। साथ ही इस लेवल के मॉडिफिकेशन के लिए आम डायनामिक बैलेंसिंग काफी नहीं है। आपको एक ज्यादा सटीक लेजर डायनामिक बैलेंसर की जरूरत है, जिसकी टॉलरेंस 1 ग्राम के अंदर कंट्रोल हो। मुझे यकीन है कि आपके फ्रंट टायर्स पर कम से कम 15 ग्राम बैलेंस वेट होंगे। मेरे बोलने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। सबने मुझे हैरानी से देखा। ये थ्योरीज बहुत प्रोफेशनल थी, आम शौकीनों की समझ से परे। माँ जून ने मुश्किल से निकला और थोड़े शक के साथ फ्रंट टायर की ओर बढ़ा। जब उसने टायर साइड वॉल पर बैलेंस वेट की करीने से लगी लाइन देखी तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यहाँ के अनुभवी बाइक के शौकीन लोग मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। मैं इंप्रेस्ड हूँ। भाई, मुझे तुम्हारी काबिलियत का पता नहीं था। मैं आज रात सबसे माफी मांगूंगा। कोई बात नहीं, हम सब बाइक के शौकीन हैं, बस टेक्निकल जाना बाइक ही शेयर कर रहे हैं। जो हैंग, तुम सच में एक छिपा हुआ टैलेंट हो। मुझे भी नहीं पता था कि मोटरसाइकिलों के बारे में तुम्हारी समझ इस लेवल तक पहुंच गई है। मुझे बस रिसर्च करना पसंद है। ये सिर्फ रिसर्च नहीं है, ये टैलेंट है। क्या तुमने कभी अपने पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचा है? भाई ली, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी टीम में एक टेक्निकल डायरेक्टर की कमी है। मेरे पास हांगयुआन पावर नाम की एक सेमी प्रोफेशनल टीम है। हम मुख्य रूप से डोमेस्टिक ट्रैक डेज ऑन चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। जो इटालियन इंजीनियर टेक्नोलॉजी का इंचार्ज था, वह फैमिली बाइकरों से अपने देश लौट गया। इसीलिए मैं एक ऐसे इंजीनियर की तलाश में था जो टेक्नोलॉजी को समझता हो और मोटरसाइकिलों के लिए गहरा पैशन रखता हो। आज तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम सबसे सही कैंडिडेट हो। यह इन्विटेशन मेरे दिमाग में एक बम की तरह फटा। टीम का टेक्निकल डायरेक्टर बनना हर मोटरसाइकिल के शौकीन का सबसे बड़ा सपना होता है, अपने पैशन को अपने करियर के साथ पूरी तरह से मिलाना। लेकिन मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मेरे पास कोई काम का अनुभव नहीं है। अनुभव धीरे धीरे जमा हो सकता है, लेकिन मैकेनिक्स के लिए आपकी समझ और टैलेंट ऐसी चीजें हैं जो दूसरे नहीं सीख सकते। मैं आपको आपकी अभी की सालाना सैलरी का 3 गुना, साथ ही टीम के परफॉर्मेंस बोनस में से एक हिस्सा ऑफर करूंगा। आपको सिर्फ गाड़ी के मॉडिफिकेशन, ट्यूनिंग और ट्रैक डेटा एनालिसिस के लिए जिम्मेदार होना होगा। कैसा रहेगा? क्या आप चैलेंज लेने की हिम्मत करेंगे? मुझे लगा कि ली वेहान मजाक नहीं कर रहा था। एक तरफ एक स्टेबल व्हाइट कॉलर जिंदगी थी, दूसरी तरफ पैशन और चुनौतियों से भरा एक रेस ट्रैक। जिंदगी में किसी को वह करने के कितने मौके मिलते हैं जो उसे सच में पसंद है। मैं लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो हमारे इंजीनियर
इंजीनियर के हमारे साथ जुड़ने का जश्न मनाते हैं। चीयर्स। जब मैं क्लब से निकला तो शाम हो चुकी थी और मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था, जैसे मैं बादलों पर चल रहा हूँ। कुछ दिनों बाद अपना काम सौंपने के बाद मैंने जनरल मैनेजर चेन को अपना इस्तीफा दे दिया। वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए और मुस्कुराते हुए मुझे अपनी कीमती दा होंग पाओ, एक तरह की चीनी शराब का एक कप दिया। मुझे पता था कि तुम ये ड्रैगन आखिर बाइक समुद्र में समा जाओगे। मेरा छोटा सा तालाब तुम्हें संभाल नहीं सकता। हमने बहुत देर तक बातें की, बाइकों के बारे में, भविष्य के बारे में, आदर्शों के बारे में। अब से तुम होंगा युआन टेक्नोलॉजी के साथ कून ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स को संभालोगे। इसे अपने लिए, नए सीटीओ के लिए एक वेलकम गिफ्ट समझो। हम हमेशा तुम्हारा घर रहेंगे। एक अच्छा लीडर न सिर्फ तुम्हारा सुपीरियर होता है बल्कि तुम्हारी जिंदगी में एक उपबाइकक भी होता है। पुरानी 9 से 5 की जिंदगी को अलविदा कहकर मैंने जोश से भरी दुनिया में कदम रखा। होंग युआन पावर रेसिंग टीम का बेस लिवेहान के प्राइवेट क्लब से बड़ा और ज्यादा प्रोफेशनल था। कोई लग्जरी डेकोरेशन नहीं थी, सिर्फ कोल्ड मेटल और सटीक इंजन थे। कई हेवी मॉडिफाइड यामाहा R9 रेसिंग बाइक्स उस बड़े वर्कशॉप में खड़ी थी। वर्कशॉप के एक तरफ इंजन और सस्पेंशन असेंबली वर्कशॉप थी और दूसरी तरफ हाई परफॉर्मेंस टायर और स्पेयर पार्ट्स से भरा एक वेयर हाउस था। दूसरी मंजिल पर डेटा एनालिसिस सेंटर था जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स टेलीमेट्री डेटा कर्व्स दिखाए जा रहे थे। यहीं पर मैं अपनी आगे की लड़ाइयां लड़ूंगा। टीम में आपका स्वागत है, डायरेक्टर लू। टीम के सभी लोग थोड़े अजीब हैं, आपको उनके साथ रहना होगा। मुझे उनके रवैये में एक जांच करने वाली बात महसूस हुई। मैनेजर झांग ताओ के अलावा टीम के मुख्य सदस्यों में चीफ टेक्नीशियन लाओ लियो भी शामिल थे। उन्होंने मुझे नमस्ते भी नहीं किया, अपनी मोटरसाइकिलों के साथ खेलते रहे, यह मानते हुए कि मैं बस एक डायरेक्टर हूं जो बातों और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ऊपर उठा है, किसी बेबाइक आदमी से अलग नहीं। आखिर में झांग ताओ ने मुझे टीम के चीफ ड्राइवर गाओ फेई से मिलवाया। आप नए डायरेक्टर हैं जिन्हें मिस्टर ली लाए हैं। मैंने सुना है कि आप पहले एक इंटरनेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। मुझे उम्मीद है कि आपकी स्किल्स आपकी झांग जुएबा 20 बाइक जितनी अच्छी होंगी। उनकी बातें साफ तौर पर भड़काने वाली थीं, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। ये लोग जो ट्रैक पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उनके लिए कोई भी रिज्यूमे या टाइटल बेबाइक है। सिर्फ असली काबिलियत ही उनका सम्मान दिला सकती है। मैनेजर झांग, क्या आप मुझे पिछली रेस की बाइक नंबर 1 का सारा लैटरल मूवमेंट डेटा दे सकते हैं? साथ ही मुझे इस्तेमाल के बाद टायरों की फोटो भी चाहिए। जरूर, कोई बात नहीं। मैंने डेटा एनालिसिस सेंटर में पूरे 5 घंटे बिताए। गांव फे के लैप डेटा को एनालिसिस के लिए सैकड़ों सेगमेंट में बांटा। थ्रॉटल ओपनिंग, ब्रेकिंग फोर्स, इंजन स्पीड, सस्पेंशन और रिबाउंड, मैंने एक भी डिटेल नजरअंदाज नहीं की। शाम 5 बजे मैंने सबके साथ एक मीटिंग बुलाई, एक रिपोर्ट के साथ। उफ, इससे मेरी बाइक रिपेयर में देरी हो रही है। हे, नई झाड़ू साफ कर देती है। सब लोग प्लीज देखो, ये पिछली रेस के बाद दाहिने पिछले पहिए की फोटो है। आप टायर के किनारे पर साफ ठंड से फटने के निशान देख सकते हैं। ये नॉर्मल है। जुहाई सर्किट में कई दाहिने कोने होते हैं, इसीलिए दाहिना हिस्सा नेचुरली ज्यादा घिसता है। और उस दिन टेम्परेचर कम था, जिससे टायर अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया। यह सही है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ दाहिने किनारे पर ही ठंड से फटने के निशान क्यों दिखे? अगर यह टेम्परेचर की दिक्कत होती तो टायर ट्रेड के पूरे दाहिने हिस्से पर ऐसे ही निशान दिखने चाहिए थे। यह T7 से T8 तक हेयर पिन टर्न से बाहर निकलते समय रियर सस्पेंशन का डायनामिक डेटा है। कोने से तेजी से निकलते समय रियर सस्पेंशन तेजी से दबता है, लेकिन रिबाउंड स्पीड साफ तौर पर बहुत तेज होती है। इससे बाइक के पिछले हिस्से में बहुत ज्यादा बाउंस होता है, जिससे जमीन पर टायर का प्रेशर अनस्टेबल हो जाता है। उन कुछ सेकंड में टायर असल में जमीन पर फिसल भी रहा होता है और फट भी रहा होता है, इसीलिए टायर के किनारे पर ऐसे अनोखे निशान पड़ जाते हैं। मेरी बात खत्म होने के बाद पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बूढ़े लियू की बेसब्री हैरानी में बदल गई और गांव फे की नाराजगी गंभीरता में बदल गई। मैंने रियर सस्पेंशन रिबाउंड डैम्पिंग को 2 नॉच धीमा करने का सुझाव दिया। इससे बाइक की फुर्ती थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कॉर्नरिंग ट्रैकिंग ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जाए तो लैप टाइम कम से कम 0.3 सेकंड बेहतर हो सकता है, और वह भी गाड़ी की स्टेबिलिटी बनाए रखते हुए। सबने मुझे हैरानी से देखा, फिर खड़े होकर मेरा स्टैंडिंग ओवेशन किया। मुझे उसी पल से पता चल गया था कि टीम में मेरी जगह पक्की है। 3 दिन बाद जुहाई इंटरनेशनल सर्किट में होंग युआन पावर टीम ने एक दिन के 4 लोगों के टेस्ट के लिए पूरा ट्रैक बुक कर लिया। ऑफिस संभालने के बाद यह मेरा पहला रियल वर्ल्ड और टेस्ट था। लाओ लियू ने 2 टेक्नीशियन के साथ मेरे दिए गए डेटा के आधार पर नंबर 1 बाइक में आखिरी बदलाव किए। गांव फेई एक बेंच पर बैठकर स्पोर्ट्स ड्रिंक पी रहे थे और मुझे उम्मीद, शक और थोड़ी सी एक्साइटमेंट के मिले जुले भाव से देख रहे थे। वह जल्द ही डायरेक्टर के तौर पर मेरी असली काबिलियत को टेस्ट कर पाएगा। डायरेक्टर जो, आपको कितना भरोसा है? डेटा झूठ नहीं बोलता, मुझे पूरा यकीन है। ये अच्छा है, ये आपका डेब्यू है। सुबह 10 बजे ट्रैक का टेम्परेचर काम करने के लिए सही हालत में पहुंच गया। गांव फे पूरी तरह तैयार होकर नंबर 1 बाइक में चढ़ गया। इंजन की आवाज पूरे सैटेलाइट एरिया में गूंज रही थी। बाहर जाओ और पहले 3 लैप दौड़ो, टायरों को गर्म करो, इसे महसूस करो। डेटा सेंटर स्क्रीन पर टेलीमेट्री डेटा धीरे धीरे स्क्रॉल होने लगा। मैंने पिछले सस्पेंशन के डायनामिक्स दिखाने वाले कर्व को ध्यान से देखा। कैसा लग रहा है? बाइक पहले से ज्यादा तेज रफ्तार वाले कोनों पर ज्यादा स्टेबल थी, लेकिन धीमे कोनों पर स्टीयरिंग उतनी तेज नहीं थी। उसका फीडबैक ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। रिबाउंड डैम्पिंग को धीमा करने से फुर्ती जरूर कम हो जाएगी। जल्दी मत करो, चलते रहो। ज्यादा पास से ब्रेक लगाकर और देर से एंट्री पॉइंट पर फुर्ती की कमी को पूरा करने की कोशिश करो। समझ गया। अगले लैप में गांव फे ने और जोर लगाना शुरू कर दिया। सब लोग सांस रोककर मॉनिटर को घूर रहे थे। अभी भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हुआ हूं। नवा हाई स्पीड कॉर्नर
कॉर्नर। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूरी तरह दाईं ओर जाऊं। पीछे से कंट्रोल खोने का एहसास बहुत तेज है। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड वाले ट्रैक पर एक हाई स्पीड राइट कॉर्नर की बात कर रहा था। सस्पेंशन ठीक होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? रेक एंगल, ट्रेल, व्हील बेस, मुझे पता है। गांव फेई वापस पिट्स की ओर। क्या गड़बड़ है? मास्टर लियू फ्रंट फोर्क पर ट्रिपल क्लैंप ढीला करें और फोर्क को 5 मिलीमीटर नीचे करें। डायरेक्टर जो, क्या आप गलत हैं? फोर्क को नीचे करने से रेक एंगल कम हो जाता है और ट्रेल छोटा हो जाता है, जिससे बाइक ज्यादा फुर्तीली हो जाती है। लेकिन यह हाई स्पीड कॉर्नर में इसे और अनस्टेबल बना देगा। यह रिवर्स ट्यूनिंग है, मैं सहमत नहीं हूँ। ये रेसिंग बाइक ट्यूनिंग के बारे में कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ डायरेक्टर, इस सेटअप के साथ मैं T9 चलाने में और भी हिचकिचा रहा हूँ। नहीं, आपने सिर्फ रेक एंगल और ट्रेल पर ध्यान दिया है, लेकिन एक और जरूरी फैक्टर को नजरअंदाज कर दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यह यामाहा R9 बहुत हल्की होने के चक्कर में बहुत सारे बाइक बन फाइबर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती है, जिससे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टॉक बाइक से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। गाओ फई का राइडिंग स्टाइल काफी ज्यादा बॉडी रोल की तरफ झुकता है। इसका नतीजा ये होता है कि राइडर और बाइक का ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई स्पीड कॉर्नर्स में एक क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप सस्पेंशन को कैसे भी एडजस्ट करें, आपको अनस्टेबल महसूस होगा। अब मुझे जो करना है वह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करने के लिए मोटरसाइकिल के अगले हिस्से को नीचे करना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करके व्हील के एंगल में बदलाव से होने वाली इंस्टेबिलिटी को काउंटर करना। मेरी थ्योरी एक फैंटेसी जैसी थी। लाओ लियू और गांव फई हैरान रह गए। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई पागल आदमी हूं। जो डोंगजियान काफी तेज था, उसकी बातें पक्की थीं। आधे घंटे बाद मोटरसाइकिल एडजस्ट हो गई। गांव फई बहुत घबराए हुए दिल के साथ ट्रैक पर वापस आ गया। सब लोग ट्रैक के किनारे सेफ्टी वॉल पर आ गए और गांव फेई को घबराहट से देख रहे थे। इंजन की अनदेखी आवाज बिना किसी कमी के आगे बढ़ती रही। यामाहा R9 दीवार पर उड़ती बिजली की तरह कोने के टॉप से जबरदस्त स्टेबिलिटी के साथ गुजरी। फुल थ्रॉटल, मैंने सच में फुल थ्रॉटल से इसे पार कर लिया। कितना स्टेबल! यह मोटरसाइकिल लगभग जमीन से चिपकी हुई है। लेटेस्ट लैप टाइम 1 मिनट 37.9 सेकंड। हम 37 सेकंड की रेंज में हैं। डायरेक्टर जो, आप जीनियस हैं। टेस्ट की जबरदस्त सफलता ने मुझे टीम में तुरंत लीडर बना दिया। ओल्ड लियू मेरा सबसे लॉयल एग्जीक्यूटर बन गया। अगर मैं ईस्ट कहता तो वह कभी वेस्ट नहीं जाता। गांव फई मेरी बहुत तारीफ करता था। मुझे इतनी आसानी से जो के कहता था कि कोई भी मान जाता। नेशनल सुपरबाइक चैंपियनशिप के लिए हर कोई कॉन्फिडेंस से भरा था। एक टीम मीटिंग में मैंने डेटा ड्रिवन टीम मैनेजमेंट का सुझाव दिया। ट्रैक पर किसी राइडर को आने वाली कोई भी समस्या, यहां तक कि एक छोटी सी कंपन भी एक बग के रूप में रिपोर्ट की जाएगी, जिसका मैं विश्लेषण और समाधान करूंगा। इस नए बाइक मॉडल ने टीम की दक्षता में तेजी से सुधार किया और पूरी होंगवान पावर टीम ने उच्च गति और व्यवस्थित तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान ली वेहान ने एक बार बेस का दौरा किया और टीम का पूरी तरह से बदला हुआ रूप देखकर मेरी बहुत प्रशंसा की। जो हैंग, मुझे पता था कि मैंने आपको गलत नहीं समझा था। आप टीम में एक पूरी तरह से नई आत्मा लेकर आए हैं। इस साल की चैंपियनशिप मेरा लक्ष्य है। हालांकि जब हम लगन से तैयारी कर रहे थे तो नीले रंग से एक बोल्ट ने रेसिंग की दुनिया को प्रभावित किया। हमारे पुराने प्रतिद्वंद्वियों सीरियस रेसिंग टीम के इक्का राइडर लिंग फेंग ने 1 मिनट 37.5 सेकंड का एक आश्चर्यजनक लैप समय हासिल किया। वह और लिंग फेंक एक दूसरे के कड़े दुश्मन थे। उनकी स्किल्स बराबर थीं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। नामुमकिन, उसने सोचा, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उनकी बाइक्स हमारी जैसी ही यामाहा R9S हैं, जिनमें वैसे ही मॉडिफिकेशंस हैं। भले ही उनकी टाइमिंग शानदार हो, लेकिन उनके लिए हवा से 0.4 सेकंड का फायदा उठाना नामुमकिन है। सीरियस रेसिंग टीम के टेक्निकल डायरेक्टर वतनबे युइची नाम के एक जापानी आदमी रेसिंग कम्युनिटी में जाने माने थे, अनुभवी थे, लेकिन उनका स्टाइल कंजर्वेटिव था। ऐसा रिजल्ट उनके काम जैसा नहीं लग रहा था। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और सीरियस रेसिंग टीम के पिछले सीजन के सभी रेस फुटेज और पब्लिक में मौजूद जानबाइकी निकाली। मैंने पूरी दोपहर डेटा सेंटर में बंद रहकर लिंग फेंक के रेस फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखा। शाम तक जब मैंने सबको फिर से इकट्ठा किया, देखो बाईं ओर T9 गेट से गांव फी का व्यू है और दाईं ओर उसी कोने पर लिंग फेंक का व्यू है। क्या फर्क है? रेसिंग लाइन थोड़ी अलग लगती है। लिंग फेंक का एंट्री पॉइंट मेरे से ज्यादा घुमावदार और आगे है। यह सही है, लेकिन यह पॉइंट नहीं है, पॉइंट एग्जिट है। लिंग फेंक लगभग मोटोजीपी राइडर की तरह एक लीनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। 1 मिनट रुको, मैंने भी वह स्टाइल ट्राई किया है। जैसे ही स्पीड बढ़ती है और लीन एंगल बहुत बड़ा हो जाता है, बाइक का पिछला हिस्सा स्लाइड करना शुरू कर देता है, जिससे यह पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। हाँ, नॉर्मल हालात में यह फिजिकल लिमिट है, लेकिन क्या होगा अगर यह बाइक किसी तरह की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस हो? वह क्या है? मैंने लंबे समय तक रिसर्च किया और यह चीज इटालियन कंपनी मैकेट्रॉनिक द्वारा डेवलप किया गया लेटेस्ट 6ठी जनरेशन का ECU है। इसमें बिल्ट इन 6 एक्सिस जाइरोस्कोप और GPS मॉड्यूल है, जो गाड़ी के रियल टाइम लीन एंगल, एक्सेलरेशन और ट्रैक पोजीशन के आधार पर इंजन के पावर आउटपुट को समझदारी से एडजस्ट कर सकता है। इससे राइडर कंट्रोल खोने की कगार पर भी पहुंच सकता है और यही लिंग फेंक की 0.4 सेकंड की स्पीड का राज है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, पूरा कमरा अफरा तफरी में गूंज उठा। भाई जो, तो मैंने पहले ही इस कंपनी से कांटेक्ट कर लिया है, लेकिन उनका तियानलैंग रेसिंग टीम के साथ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट है। ये
सिस्टम उन्हें इस सीजन में केवल ड्रैगन कंट्री रीजन में ही दिया जाएगा। बस अब कोई उम्मीद नहीं है। सबके चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। किसने कहा कि हम उनके बिना इसे नहीं बना सकते? अब मैं अनाउंस करता हूं कि होंगुआन पावर ECU प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा इमेज बम फट गया और सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। डायरेक्टर जो, मजाक कर रहे हो? ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे रिंच और स्क्रू ड्राइवर से सॉल्व किया जा सके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये प्रोग्रामिंग है, ये एल्गोरिदम है। हम इसे बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इसे प्यार से पावर देंगे। हम तो बस मैकेनिकल लोग हैं, सेमीकंडक्टर वाले नहीं। ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। भाई जो, क्या ये थोड़ा ज्यादा इंपल्सिव नहीं है? मुझे पता है कि तुम हारना नहीं चाहते, लेकिन हम बस यूं ही हार नहीं मान सकते। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, सुनने में भी पागलपन जैसा लगता है, लेकिन मुश्किल का मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। एक टॉप टियर ECU में 3 हिस्से होते हैं। पहला, हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर, 6 साइकिल जायरोस्कोप, GPS मॉड्यूल, व्हील स्पीड सेंसर। ये चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। हम सीधे मार्केट से टॉप ऑफ द लाइन मॉडल खरीद लेंगे। मिस्टर ली यह हमारे लिए संभाल लेंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से इकट्ठा किए गए डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए रियल टाइम में कोर एल्गोरिदम तक पहुंचाना होता है। इसके लिए टॉप नॉच एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर चाहिए, लेकिन वे उपलब्ध नहीं है। तीसरा, सबसे जरूरी एल्गोरिदम, लीन एंगल, एक्सेलरेशन और व्हील स्पीड डिफरेंस जैसे कोड डेटा को इंजन पावर के लिए सबसे सटीक कंट्रोल कमांड में बदलना। इसके लिए टॉप नॉच व्हीकल पावर और कंट्रोल एक्सपर्ट चाहिए। ये तीनों ही चीजें हमें हल करनी है। वातानाबे, ईगल्स मैक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, हम नहीं। यह गलत है, लेकिन यह दुनिया कभी भी सही नहीं रही। मैं कभी भी किसी आइलैंड नेशन को हमारे सिर पर गंदगी नहीं करने दूंगा। बहुत बढ़िया कहा। मैंने होंगयुआन ECU प्रोजेक्ट का ऑफिशियली नाम किरण हार्ट रखने का फैसला किया है। आप जिन लोगों को चाहते हैं उन्हें ढूंढें, मैं अनलिमिटेड फंडिंग दूंगा। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, सीजन शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारा किरण हार्ट रेस बाइक पर इंस्टॉल हो। उसके बाद के दिनों में मैं लगभग टीम के साथ ही रहा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल करके मैंने R&D प्रोजेक्ट को सैकड़ों टास्क नोड्स में बांट दिया। हर नोड की साफ जिम्मेदारियां, टाइमलाइन और डिलीवरी स्टैंडर्ड थे। ली वेहान ने अपने सारे कनेक्शन और रिसोर्स लगा दिए, दुनिया भर में टैलेंट ढूंढा। उसने जल्दी ही सिलिकॉन वैली से 2 सीनियर एम्बेडेड इंजीनियर को मोटी रकम देकर अपने साथ ले लिया। लेकिन सबसे जरूरी, एल्गोरिदम एक्सपर्ट अभी भी हाथ नहीं लगा। जब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी मिस्टर चेन ने मुझे फोन किया। जो हैंग, मैंने सुना है कि तुम एल्गोरिदम में एक टॉप एक्सपर्ट ढूंढ रहे हो। मिस्टर चेन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे मन में कोई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम उसे मना पाओगे या नहीं। वह एक जीनियस है जिसने जियाओटोंग यूनिवर्सिटी के गिफ्टेड यूथ प्रोग्राम से ग्रेजुएशन किया और बाद में ऑटोमेटिक कंट्रोल में PhD के लिए MIT गया। वह अब एक टॉप घरेलू ऑटोनोमस ड्राइविंग कंपनी में चीफ साइंटिस्ट है। उसका नाम लिन यी है। हालांकि उसका नेचर बहुत अजीब है, उसे हमारे साथ जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। मैंने चुपचाप उसका नाम नोट कर लिया। लिन यी हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा था। मैंने लिन यी के सभी पब्लिश्ड पेपर्स पर रिसर्च करने में 3 दिन बिताए, उनकी कंपनी की बिल्डिंग ढूंढी और पूरी दोपहर उनका इंतजार किया। डॉक्टर लिन, आप, मेरा नाम जो हैंग है। मैं होंगयुआन पावर रेसिंग टीम का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मुझे रेसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपको डायनामिक माहौल में मल्टी सेंसर फ्यूजन और प्रेडिक्टिव कंट्रोल एल्गोरिदम में दिलचस्पी होनी चाहिए। बताइए, मैंने कहा। जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मोटरसाइकिल 60 डिग्री के एंगल पर एक कोने में घुसती है, तो उसके टायरों और जमीन के बीच सबसे मुश्किल और दिलचस्प फिजिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। आप जायरोस्कोप से कैप्चर किए गए एटीट्यूड चेंजेस को GPS से अनुमानित ट्रैक कर्वेचर के साथ मिलाकर 0.01 सेकंड बाद ट्रैक्शन के क्रिटिकल पॉइंट का अनुमान कैसे लगाते हैं? ये उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला है जिसकी आप अभी स्टडी कर रहे हैं। एक 4 पहियों वाला मेटल बॉक्स जो एक भीड़भाड़ वाले शहर में घूम रहा है ना? मेरा पोर्ट्रेट एक चाबी थी जिसने टेक्नोलॉजी की आखिरी खोज की उनकी इच्छा को अनलॉक किया। इंटरेस्टिंग। कल मुझे अपनी टीम से मिलवाना। जब वह पहली बार बेस पर पहुंचा तो उसने किसी से नमस्ते नहीं किया और पूरे 48 घंटे के लिए खुद को डेटा सेंटर में बंद कर लिया। थ्योरी के हिसाब से तो यह मुमकिन है, लेकिन हमें एक बिल्कुल नया मैथमेटिकल मॉडल, एक नॉन लीनियर वेरिएबल कंट्रोल मॉडल बनाना होगा जो ड्राइवर और गाड़ी को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर सके। इसलिए जब तक हम इस थर्मोडायनामिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एफिशिएंसी कम से कम 15% तक बेहतर की जा सकती है। हम में से कुछ ही लोग उसकी बातें समझ पाए, लेकिन हम सब बहुत एक्साइटेड थे। प्रोजेक्ट ऑफिशियली अपने क्रिटिकल फेज में आ गया था। लिन यी और 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। लाओ लियू और मैं टेक्नीशियन के साथ हार्डवेयर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए जिम्मेदार थे। यह टाइम के खिलाफ रेस थी और यह प्रोसेस सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। जर्मनी से खरीदा गया 6 एक्सिस जायरोस्कोप और यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदा गया माइक्रो कंट्रोलर अंडरलाइंग प्रोटोकॉल लेवल पर इनकम्पैटिबल थे। 2 यंग इंजीनियर ने मुश्किल से एक ट्रांजिशन प्रोग्राम लिखने के लिए 3 रातें बिना सोए काम किया। इंजन इग्निशन कॉइल से पैदा होने वाला हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस GPS सिग्नल की एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा रुकावट डाल रहा था। लाओ लियू ने अपने सालों के अनुभव के आधार पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ECU मॉड्यूल को लेयर दर लेयर लपेटने के लिए एरोस्पेस ग्रेड शील्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल एल्गोरिदम से
ही आई। लिन यी के शुरुआती मॉडल ने प्लेटफॉर्म टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन असली मोटरसाइकिल पर लगाने पर यह पूरी तरह से बेअसर था। किरण हार्ट सिस्टम से लैस प्रोटोटाइप पायलट की सवारी कर रहे गाओ फेई ने उन्हें लगभग बर्बाद कर दिया था। ये कोई ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं था, ये असल में एक रैंडम एबीएस था। यह हमेशा तब दखल देता था जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होती थी और तब गायब हो जाता था जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। लिन यी का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह कंप्यूटर के सामने बैठा था, एरर कोड से भरी स्क्रीन को घूर रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह जीनियस की पहली हार थी। लैब में परफेक्ट मॉडल ठंडे असली ट्रैक से बिखर गया था। टीम का माहौल बिगड़ गया। बहुत ज्यादा प्रेशर ने सभी को थका दिया था। कुछ लोग अकेले में शिकायत करने लगे। उन्हें लगा कि मेरा शुरुआती फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। झांग ताओ ने भी मुझसे अकेले में बात की। डायरेक्टर जो, मुझे पता है कि आप पर बहुत प्रेशर है, लेकिन सीजन शुरू होने वाला है, क्या हमें कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं करना चाहिए? मुझे पता था कि वह किरण हार्ट सिस्टम को छोड़कर पुराने सिस्टम पर वापस जाना चाहते थे, जिसका मतलब था कि हमारी सारी कोशिशें बेबाक हो जाएंगी और सीजन शुरू होने से पहले ही हम जापानियों से हार जाएंगे। मुझे 3 दिन और दो। अगर हम तब तक कोई काम का वर्षन नहीं बना पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने यह वादा किया और लिन यी को छोड़कर बाकी सबको डेटा सेंटर से बाहर निकाल दिया। हमने पूरी रात बात नहीं की। गांव फी के टेस्ट के दौरान हर गलती की रिकॉर्डिंग और डेटा को बार बार देखते रहे। मॉडल गलत नहीं था, कोड गलत नहीं था और हार्ड ड्राइव से सिग्नल मिलना नॉर्मल था। वह क्यों नहीं सुनेगा? उसे लगभग गिरते हुए देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने एक पहाड़ी सड़क पर झांग जुएबा की सवारी करते हुए अपना एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव राइडिंग वीडियो शुरू किया। लिन यी, कोने में घुसने से पहले मेरा एक्शन देखो। जोर से ब्रेक लगाते समय मेरा शरीर पहले ही कोने के टॉप की ओर झुक गया था। इस समय बाइक अभी भी सीधी थी, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ही शिफ्ट हो चुका था। तुम्हारा मॉडल तभी लीन एंगल कैलकुलेट करना शुरू करता है जब जायरोस्कोप बाइक के झुकने का पता लगाता है। तुमने सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज कर दिया है। राइडर, तुम्हारा मॉडल पूरी तरह से मशीन पर आधारित मॉडल है। तुम राइडर को बाइक पर एक फिक्स्ड वजन मानते हो, लेकिन राइडर जिंदा है। वह बाइक के डायनामिक्स का अंदाजा लगाने और उन्हें गाइड करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता है। मेरी तस्वीर लिन यी के दिमाग में बिजली की तरह धुंध को चीरती हुई निकली और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं समझ गया। प्रेडिक्टिव कंट्रोल। मुझे राइडर के बिहेवियर के आधार पर एक प्रेडिक्टिव कंट्रोल मॉड्यूल जोड़ने की जरूरत है। सीट के नीचे प्रेशर ट्यूब और हैंडल बार पर फुट डिस्प्लेसमेंट ट्यूब के जरिए सिस्टम बाइक के झुकने से पहले अगले एक्शन का अंदाजा लगा सकता है और पावर आउटपुट स्ट्रेटेजी को पहले से एडजस्ट कर सकता है। उसकी जोश भरी पीठ को देखकर मुझे पता था कि 0.4 सेकंड का अंतर खत्म हो गया था। 3 दिन बाद अपनी टेस्ट राइड के बाद वह ट्रैक से लौटा और चुपचाप लिन यी के पास गया। डॉक्टर लिन, थैंक यू, आपने एक सोचने वाला जानवर बनाया है। महीनों बाद किरण हार्ट ने अपनी फाइनल डीबेगिंग पूरी कर ली और हमने इसे टीम की नई खरीदी गई झांग जो 820 और 224 रेस बाइक पर इंस्टॉल किया। CSB के ड्रैगन कंट्री सुपरबाइक चैंपियनशिप के लिए हमारे निकलने से एक रात पहले ली वेहान खुद हमें विदा करने बेस पर आए। उन्होंने कोई बड़ी स्पीच नहीं दी, बस हम में से हर एक को दिल से सलाम किया। आप सभी का थैंक यू। नतीजा चाहे जो भी हो, आप सभी होंगोन पावर के हीरो हैं। चीयर्स चीयर्स। कंपटीशन के दिन हवा में होने वाली लड़ाई का टेंशन था। पूरा ट्रेनिंग एरिया एक्टिविटी से भरा हुआ था। सभी टीमों की बाइक और इक्विपमेंट तैयार थे। तियानलैंग टीम का ट्रेनिंग एरिया हमारे ठीक सामने था। उनके जाने माने राइडर लिन फेंग रिपोर्टर्स का से घिरे हुए थे। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान थी। जापानी डायरेक्टर वतनबे कुमा ने हमें बेरुखी से देखा। उनकी आंखों में नफरत और अपनापन था। सबकी नजरों में हम बस नंबर बनाने के लिए वहां थे और हमें तियानलैंग की जीत का बैकग्राउंड बनना था। पहला फ्री प्रैक्टिस सेशन शुरू होने के बाद मैंने गांव फेई को सबसे कंजर्वेटिव नंबर 1 मोड इस्तेमाल करने को कहा ताकि वह आजादी से दौड़ सके। इस मोड में किरण हार्ट दखल नहीं देगा। मैं इतनी जल्दी अपना ट्रम्प बाइक नहीं दिखाना चाहता था। गांव फेई का लैप टाइम सभी ड्राइवरों में 5वें नंबर पर था, जबकि लिन फेंग ने बिना किसी हैरानी के दिन का सबसे तेज लैप टाइम 1 मिनट 59.3 सेकंड सेट किया। इस नतीजे ने पूरे एरिना को हिला दिया और सीरियस टीम के बूथ से चीयर्स गूंज उठे। वतनबे कुमाइची ने एक घमंडी मुस्कान दी, यहाँ तक कि हमें एक उकसाने वाली नजर से भी देखा। असली एक्शन अभी शुरू हुआ था। दूसरा फ्री प्रैक्टिस सेशन दोपहर में शुरू हुआ। जोगे, अभी भी मोड 1 इस्तेमाल कर रहे हो? सब ध्यान दें, किलिन सिस्टम मोड 3 पर जा रहा है। रुको, मोड 3 हमारी सबसे अग्रेसिव और क्रेजी सेटिंग है। ये इंजन पावर को मैक्सिमाइज करता है। गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से सिस्टम और ड्राइवर के सिनर्जी को सौंप देता है। एक बेकाबू जानवर की तरह ये बहुत तेजी से पहले फिनिश की ओर बढ़ता है। डेटा सेंटर में लिन यी के हाथ कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रहे थे कि वे लगभग धुंधले हो गए थे। सिस्टम के हर पैरामीटर को मॉनिटर कर रहे थे, किसी भी अचानक आई सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार। पिट लेन में सभी की नजरें झांग झू की 820 रेस बाइक पर टिकी थी। सीरियस टीम की पिट लेन में लू बियान की मुस्कान फीकी पड़ गई। जब गांव फेई ने बिजली की तरह अपनी बाइक फिनिश लाइन पार की तो पूरी पिट लेन में जोरदार शोर और चीयर्स गूंज उठे। यहाँ तक कि 50 साल के बूढ़े लियू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लू बियान, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, 2 टेक्नीशियन के साथ हमारे पिट लेन के दरवाजे पर आया। चीनी, तुमने क्या किया? मिस्टर लू बियान, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये हमारा इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंटली डेवलप किया हुआ किलिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। इंडिपेंडेंटली डेवलप किया हुआ, तुम चीनी हो, एक काम चलाऊ टीम ने डेवलपमेंट के बारे में बात करने की हिम्मत की। मजाक मत करो, तुमने जरूर हमारा डेटा चुराया होगा या कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किया होगा। मिस्टर लुबियान, अगर तुम हारे तो तुम्हें मानना पड़ेगा तुम आइलैंड वाले बहाने बनाने में इतने माहिर हो। ये बहुत बुरा है। जहां तक बात है कि हम काम चलाऊ टीम हैं या नहीं, रविवार की रेस तुम्हें इसका जवाब देगी। यह कहने के बाद मैंने उसे इग्नोर किया और पिट लेन की ओर मुड़ गया। उसका गुस्सा पीछे से निकल रहा था। 2 दिन बाद CSB के ग्रैंड प्रिक्स ऑफिशियली शुरू हुआ। ट्रैक पर एक के बाद एक 5 रेड लाइट जली और सबका दिल बैठ गया। गांव फेई की शुरुआत बहुत जिद्दी थी, तोप के गोले की तरह। पहले टर्न पर दौड़ा, लिंग फेंक उसके ठीक पीछे था। बाइकों की 2 लाइनें एक जबरदस्त लड़ाई में उलझी हुई थी। पीछे वाले ड्राइवर तेजी से पीछे हो गए। हर अटैक और डिफेंस बहुत ध्यान से प्लान किया गया था। हर करीबी मुकाबला स्पीड का टेस्ट था। लिंग फेंक, जैसा कि एक टॉप घरेलू ड्राइवर से उम्मीद थी, माई जुओमी सिस्टम की मदद से बहुत तेज था। उसने कोनों से सिस्टम के एग्जिट का इस्तेमाल करके गांव फेई को कई बार ओवरटेक किया। हालांकि गांव फेई हमेशा ब्रेक और कोनों के एपेक्स पर किलिन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन वापस पाने में कामयाब रहा। दोनों ड्राइवरों ने लगातार 1 मिनट और 59 सेकंड से कम का लैप टाइम बनाए रखा। रेस अपने सबसे इंटेंस फेज में आ गई थी। जोंगी पिट लेन में घबराहट में आगे पीछे घूम रहा था। क्यों? माई जुओमी की तरफ से दूसरे ड्राइवर के सिस्टम की एफिशिएंसी को लेकर बुराई क्यों नहीं होती? कुछ मामलों में यह माई जुओमी से भी आगे है। क्या यह सच में चीन ने खुद डेवलप किया है? मुझे यकीन नहीं होता। झोंगे, गांव फेई का हार्ट रेट 165 से ज्यादा है। उसे शांत होने और धीरे चलने के लिए कहो। लिंग फेंक का पिछला टायर घिसने लगा है। उसका मौका आखिरी 3 लैप में है। गांव फेई, सुन रहे हो? उससे सीधे मत लड़ो। उसकी पेस फॉलो करो। अपनी रिदम लगभग 1 मिनट 59.5 सेकंड की रखो। उसे 0 सेकंड तक रुकने दो। उसके टायर घिसने दो। आखिरी 3 लैप में मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो। मोड 4 पर स्विच करो। समझ गया। वह अभी बहुत छोटा है, वह अपना कंट्रोल नहीं रख सका। गांव फेई के टायर भी अपनी लिमिट पर होंगे। लिंग फेंक, संभल कर रहो, यह रिदम बनाए रखो। डू बियान को लगा कि जीत हाथ में है, लेकिन उसे क्या पता था यह वह खतरनाक जाल था जो मैंने उसके लिए तैयार किया था। रेस के आखिरी से पहले लैप में लिंग फेंक की लीड सिर्फ 0.5 सेकंड थी, जो बहुत खतरनाक दूरी थी। उसका पिछला टायर पहले से ही घिसने के साफ निशान दिखा रहा था, जबकि गांव फेई के टायर बहुत अच्छी तरह से टिके हुए थे। गांव फेई, टाइम हो गया है। किलिन मोड 4 पर स्विच करो और उससे आगे निकल जाओ। रोजर दैट। उसी पल इंजन और भी तेज हो गया, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स और भी तेज हो गया और पूरी बाइक एक जागे हुए पुराने जानवर की तरह अपनी सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाने लगी। आखिरी सुपर लंबे हाई स्पीड दाहिने मोड़ पर लिंग फेंक ने पहले ही थ्रॉटल कम करना शुरू कर दिया था। लंबे सीधे रास्ते में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन गांव फेई ने थ्रॉटल को और भी ज्यादा घुमा दिया। बाहर से सीधे रास्ते में इस तरह से घुस गया कि कोई समझ नहीं पाया। एक आत्मघाती कदम। गांव फेई पागल हो गया था। पावरफुल इंजन सीधे रास्ते को संभाल नहीं पा रहा था। इसके बजाय इसने मोड़ पर बाइक को ओवरटेक कर लिया और फिर एक चमत बाइक हुआ। बाइक के कंट्रोल से बाहर होने से ठीक 0.01 सेकंड पहले किलिन सिस्टम ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ दखल दिया, जैसे कोई अदृश्य सांप बाइक को उसकी खतरनाक हालत से लगातार रोक रहा हो। दुनिया की नजरों के नीचे लाल और ग्रीन व नीले रंग की झांग जू 820 फिजिक्स के नियमों को धता बताते हुए ट्रैक के बाहरी किनारे से टकराई और तियानलैंग रेस बाइक को ओवरटेक कर लिया। जब गांव फेई बाइक जितनी लीड के साथ मेन स्ट्रेट पर तेजी से बढ़ा तो पूरा स्टैंड खुशी से चिल्लाने और झंडे लहराने लगा। ड्रैगन किंगडम मैरी डॉग पावर अप हो गया है। यह सीधे तियानलैंग यामाहार 9 में अपग्रेड हो गया है। होंगवान पावर को बधाई। झांग जो मोटरसाइकिल को नेशनल सुपर चैंपियनशिप जीतने के लिए बधाई। हम जीत गए। हम न सिर्फ जीते बल्कि हमने अविश्वसनीय तरीके से जीता। फिनिश लाइन पार करने के बाद गांव फेई ने उत्साह से हवा में अपनी मुट्ठी उठाई। उन्होंने ट्रैक का चक्कर लगाया और हजारों दर्शकों की तालियों और सम्मान का स्वागत किया। होंगयुआन पावर और किलिन सिस्टम की शोहरत आज पूरी रेसिंग दुनिया में फैल गई। तियानलैंग रेसिंग टीम का पिट एरिया मौत जैसा शांत था। लिंग फेंक पिट लेन में उदास बैठे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इस रेस ने उनका सारा घमंड तोड़ दिया था। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। अवार्ड सेरेमनी में गांव फेई सबसे ऊंचे पोडियम पर खड़े थे और रेस के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा खास इवेंट बन गई। डायरेक्टर जो, वह किलिन सिस्टम आखिर है क्या? किलिन एक ECU है जिसे होंगयुआन पावर ने इन हाउस डेवलप किया है। यह चीनी रेसिंग करने वाले लोगों की स्पिरिट को दिखाता है। मुश्किलों से डरने वाले नहीं, चैलेंज लेने की हिम्मत रखने वाले और इनोवेशन में हिम्मत वाले। ऐसी अफवाहें हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी टॉप यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स से आगे निकल गई है। क्या यह सच है? झांग जुफ्रा 20 चीनी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को दिखाता है। होंगयुआन किलिन सिस्टम तो बस सोने पे सुहागा है। जहां तक अफवाहों की बात है, मुझे लगता है कि आज की रेस ने जवाब दे दिया है। अगले दिन हम लगभग सभी मीडिया हेडलाइंस में छाए हुए थे। ली वेईहान का फोन लगातार बज रहा था। होंगयुआन टेक्नोलॉजी का स्टॉक अपनी डेली लिमिट तक पहुंच गया था और अनगिनत टॉप ब्रांड्स इन्वेस्ट करने और कोऑपरेट करने की होड़ में थे। जो हैंग, तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। इस बार हमने सच में जैकपॉट मार लिया है। इस बीच
शहर के दूसरे कोने में कोई जिसे मैं लगभग भूल ही गया था, उसने भी मेरे बारे में खबर देखी। पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बहुत बुरी हालत में पहुंच गई थी। उसके पिता जेल में थे, उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, क्रेडिटर हर जगह छिपे हुए थे। एक बार का घमंडी बेटा अब अलग थलग पड़ गया था। उसने अनगिनत बार बदला लेने, मेरी रेप्यूटेशन खराब करने के बारे में सोचा था, लेकिन आखिर बाइक पुलिस उसे फ्रॉड और गैर कानूनी फंड रेजिंग के शक में ले गई। मुझे ये खबर तभी मिली जब मिस्टर चेन ने मुझे बधाई दी। मुझे कोई इमोशन महसूस नहीं हुआ। 2 साल बाद वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप में इंजनों की गगनभेदी गर्जना पूरे अर्देनेस पर्वत के जंगलों में गूंज रही थी। मैं पिट लेन में मंच पर खड़ा था। अब मैं होंगुआन पावर रेसिंग टीम का तकनीकी नेता नहीं था, बल्कि होंगुआन किलिन टेक्नोलॉजी का सीईओ था। 2 साल पहले की उस जीत ने हम सभी की किस्मत पूरी तरह से बदल दी थी। ली वेहान के पूर्ण समर्थन के साथ हमने आधिकारिक तौर पर तकनीकी अनुसंधान और विकास विभाग को टीम से अलग कर दिया, अपनी वर्तमान कंपनी की स्थापना की, जो उच्च दक्षता वाले वाहन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। 2 साल की पुनरावृत्ति के बाद किरिन प्रणाली अपनी चौथी पीढ़ी में विकसित हो गई है। इसका प्रदर्शन मेक्ट्रॉनिक से आगे निकल गया है, जिससे यह दुनिया का शीर्ष ईसीयू समाधान बन गया है। आज प्रमुख विश्व स्तरीय मोटरसाइकिल और बाइक दौड़ में मोटोजीपी से डब्ल्यूईसी तक, लेमोट 24 घंटे से लेकर नेपाल 24 घंटे तक ट्रैक पर हमारे लेटेस्ट सिस्टम से लैस एक फरारी 499P, एक पोर्श 963 के साथ आखिरी जबरदस्त लड़ाई में लगी हुई है। आखिरी लैप में फरारी ने किरिन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एल्डॉग बे में सिर्फ 0.2 सेकंड की लीड के साथ फिनिश लाइन पार की। हम जीत गए। पिट लेन में जोरदार चीयर गूंज उठा। शहर में वापस कंपनी हेडक्वार्टर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक प्राइवेट शोरूम है। शोरूम के बीच में एक मोटरसाइकिल चुपचाप खड़ी है, झांगझू 820 RRS चैंपियन रेप्लिका। यह बेदाग थी, अभी भी लाइट में चकाचौंध कर रही थी। मैंने तब से यह बाइक नहीं चलाई है। यह कंपनी का सिंबल है, हमारी सभी कहानियों की शुरुआत। हर नए एम्प्लॉय को मेरी कहानी सुनने के लिए यहाँ लाया जाता है। 3 लाख युआन के इनवॉइस के बारे में, उस बेवकूफ लालची पड़ोसी के बारे में। मैं अक्सर इस बाइक के सामने अकेले खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता रहता हूँ कि वांग जियानजुन के उकसाने पर अगर मैंने बहस करने या सोचने का फैसला किया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि झांगझू 820 मोटरसाइकिल ने मेरी किस्मत बदल दी, लेकिन मैं जानता हूँ कि असल में मेरी किस्मत मोटरसाइकिल ने नहीं बदली, बल्कि वह हिम्मत थी जो मुझ में थी। जब मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने समझदारी और उसूलों से अपनी इज्जत बचाने का फैसला किया,